हाय, दिस इज हरीश और मैं तुम्हारे साथ डिस्कस कर रहा हूँ सीए फाइनल इनडायरेक्ट टैक्सेस। आज जिस टॉपिक में हम लोग चर्चा करेंगे वो है वैल्यू ऑफ सप्लाई। इस वैल्यू ऑफ सप्लाई में सिर्फ एक ही सेक्शन है, सेक्शन 15 है। उससे रिलेटेड कुछ रेलेवेंट रूल्स है, सर्कुलर्स है। रूल्स और सर्कुलर्स को छोड़ दो, सेक्शन 15 की बात करते हैं। सेक्शन 15 को मैं 3 पार्ट में कवर अप करूंगा क्योंकि एक सेट बनता है। सेक्शन 15(1), 15(2), 15(3) ये एक सेट में पढ़े जाते हैं, तो ये एक सेट कवर अप कर लेंगे। उसके बाद जाएंगे 15(4) पे जो कि अलग ही कॉन्सेप्ट है, और फिर जाएंगे 15(5) पे जो अगेन एक अलग ही कॉन्सेप्ट है। 15(4) के अंदर जब हम कर रहे होंगे वहां पे कुछ रूल्स कवर होंगे। 5 रूल है, रूल 27, 28, 29, 30, 31। ये पांचों रूल्स उसके साथ में कर लेंगे। 15(5) पे जब जाएंगे तो वहां पे 2 रूल्स कवर होते हैं, रूल 31A एंड रूल 32। ये रेस्ट्रिक्शन और रूल्स की कहानी खत्म होते ही जाएंगे बैलेंस चीजें कवर अप करने के लिए। लास्ट में देखेंगे रूल 33, 34, 35। 33 बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन 34, 35 लल्लू रूल्स है, उनको छोड़ दो, फटाफट से हो जाएंगे। फिर सर्कुलर खत्म करते ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, रिवीजन खत्म हो जाएगा, फटाफट से कंप्लीट कर लेंगे वैल्यू ऑफ सप्लाई। अराउंड 45 मिनट की कहानी होगी। लेट्स सी 45 मिनट से 50 मिनट जो भी है, 1 घंटा भी लगे, बट फटाफट से इसको करेंगे। क्लियर कॉन्सेप्ट, सारी चीजें खत्म करेंगे। लेट्स स्टार्ट रिवाइजिंग दिस चैप्टर वैल्यू ऑफ सप्लाई। ये है सेक्शन 15 जो हमको डिस्कस करना है, वैल्यू ऑफ सप्लाई का एक लौता सेक्शन। इस पूरे एक सेक्शन के अंदर ही वैल्यू ऑफ सप्लाई की सारी बातें होंगी। सबसे पहला प्रोविजन जो तुमको दिख रहा है सेक्शन 15(1) का है। यहाँ पे वैल्यू ऑफ सप्लाई की बात करते हैं। पहला पॉइंट वैल्यू ऑफ सप्लाई के लिए बोलता है कि वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ शैल बी द ट्रांजैक्शन वैल्यू दैट इज द प्राइस एक्चुअली पेड और पेएबल इन रिस्पेक्ट ऑफ द सेड सप्लाई इफ द फॉलोइंग 2 कंडीशंस आर कंप्लाइड। नीचे 2 कंडीशन है, अगर वो दोनों कंडीशन कंप्लाई होती है तो जो भी ट्रांजैक्शन वैल्यू है उस ट्रांजैक्शन वैल्यू को ही वैल्यू ऑफ सप्लाई मान लेंगे। दोनों कंडीशंस है। पहली वाली तो ये बोलती है कि सप्लायर एंड रेसिपिएंट आर नॉट रिलेटेड, और दूसरा प्राइस इज द सोल कंसिडरेशन। ये दोनों कंडीशन कंप्लाई करोगे, जो भी ट्रांजैक्शन वैल्यू है उसी को वैल्यू ऑफ सप्लाई मान लेंगे। फॉर एग्जांपल, मेरे पास 2 मशीन है। मैंने एक मशीन बेची मिस्टर ए को 1 लाख रुपीस में, और वो दूसरी वो सेम मशीन है मैंने मिस्टर बी को बेची 1,50,000 में। अब दोनों को ही मैंने अलग प्राइस चार्ज किया है। दोनों इंडिपेंडेंट केसेस में जो भी मेरा ट्रांजैक्शन वैल्यू है उसी को वैल्यू ऑफ सप्लाई मान लिया जाएगा, अगर मैंने वो दोनों कंडीशन कंप्लाई की है। दोनों के केस में सप्लायर एंड रेसिपिएंट आर नॉट रिलेटेड एंड प्राइस इज द सोल कंसिडरेशन। भले ही मैंने इसे 1 लाख रुपए चार्ज किया, वो ट्रांजैक्शन वैल्यू मेरा वैल्यू सप्लाई हो जाएगा मिस्टर ए के केस में। और मिस्टर बी के केस में भले ही मैंने इससे ज्यादा अमाउंट चार्ज किया है, 1,50,000 चार्ज किया है, फिर भी वो ट्रांजैक्शन वैल्यू ही मेरा वैल्यू सप्लाई मान लिया जाएगा। अगर मैंने वो कंडीशन कंप्लाई की है तो वो 1,50,000 ही मेरा वैल्यू सप्लाई होगा मिस्टर बी के केस में। ऐसे आपको ये दोनों कंडीशन बिल्कुल कंप्लाई करनी है तो ट्रांजैक्शन वैल्यू को वैल्यू ऑफ सप्लाई ले लेंगे। दूसरी बात, रिलेटेड पर्सन कौन होता है? देखो, फर्स्ट कंडीशन में बोला सप्लायर एंड रेसिपिएंट शुड नॉट बी रिलेटेड पर्सन, लेकिन रिलेटेड पर्सन के बारे में बताया सेक्शन 15 की एक्सप्लेनेशन में। उसमें 9 कैटेगरी के लोग हैं, तुमको स्क्रीन पे दिख रहा है। ये 9 कैटेगरी के लोग आपस में रिलेटेड पर्सन माने जाते हैं। अब एक बार के लिए पॉइंट नंबर 3 और 8 पे ध्यान दो। मैंने रेड कलर जानबूझ के मार्क किया, ये इंस्टीट्यूट के फेवरेट पॉइंट्स है। वो रिलेटेड पर्सन से अगर क्वेश्चन फ्रेम करते तो जनरली ये कभी एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बारे में डाल देते कुछ क्लॉज, या फिर कोई फैमिली वाला पॉइंट में डाल देते। मैं 9 के 9 पॉइंट्स तुम्हारे साथ डिस्कस करता हूँ। पहला वाला जो कैटेगरी है वो ऑफिसर एंड डायरेक्टर ऑफ वन अनदर्स बिजनेस। मान लो कोई एक पर्सन है, 2 अलग अलग कंपनीज में डायरेक्टर है, तो ऐसी दोनों कंपनीज आपस में रिलेटेड पर्सन मानी जाएंगी जहां पे वो डायरेक्टर है। दूसरी कैटेगरी लीगली रिकॉग्नाइज्ड पार्टनर्स। एक पार्टनरशिप फर्म में जितने भी पार्टनर्स होते हैं वो सारे आपस में रिलेटेड पर्सन माने जाते हैं। तीसरी कैटेगरी एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय। तो जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय होते हैं ये आपस में रिलेटेड पर्सन माने जाते हैं। इससे रिलेटेड हमने कुछ प्रोविजन देखा था सप्लाई वाले चैप्टर में, 7(1)(c) वाला, ठीक है। अब कंट्रोल से रिलेटेड 4 पॉइंट्स हैं। मैं एक एक करके तुमको सारे पॉइंट बता देता हूं कि पहला पॉइंट है कंट्रोल वाला, जहां पे एक थर्ड पर्सन की 2 एंटिटीज को कंट्रोल करता है। मान लो सी लिमिटेड, ए और बी लिमिटेड दोनों को कंट्रोल करते हैं। इस सी का ए लिमिटेड के अंदर 25% और मोर का शेयर होल्डिंग या वोटिंग पावर है, एंड सिमिलरली सी का बी लिमिटेड के अंदर भी 25% और मोर का शेयर होल्डिंग या वोटिंग पावर है। ऐसे केस में ये दोनों कंट्रोल्ड एंटिटीज ए लिमिटेड और बी ये आपस में रिलेटेड पर्सन माने जाएंगे। सिमिलरली दूसरा कैटेगरी कि अगर कोई थर्ड पर्सन ए और बी दोनों को कंट्रोल करता है, ये सी लिमिटेड, ए लिमिटेड, बी लिमिटेड दोनों को कंट्रोल करता है, बट नॉट बाय शेयर होल्डिंग या वोटिंग पावर, बाय अदर मींस। मान लो वो उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कंट्रोल करता है, दोनों के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का अपॉइंटमेंट, रीअपॉइंटमेंट, उनकी रिटायरमेंट, या फिर उनकी मीटिंग्स कितने फ्रीक्वेंसी में होनी चाहिए, ये सारी चीज अगर वो कंट्रोल कर लेता है तो ऐसे केस में ए और बी दोनों कंट्रोल्ड एंटिटीज आपस में रिलेटेड पर्सन मानी जाएंगी। थर्ड केस बीइंग द रिवर्स, जब ए और बी मिलकर के सी को कंट्रोल करते हैं तो दोनों कंट्रोलिंग एंटिटीज ए और बी आपस में रिलेटेड पर्सन माने जाते हैं। और लास्ट वुड बी द फाइनल स्मॉल वाला केस, पॉइंट नंबर 5 में देखो, 1 पर्सन कंट्रोल्स द अदर। तो अगर कोई एक पर्सन दूसरे को कंट्रोल कर रहा है तो कंट्रोलिंग एंड कंट्रोल्ड पर्सन ये आपस में रिलेटेड पर्सन माने जाते हैं। ठीक है, ये कंट्रोल वाले 4 पॉइंट्स से।
अब आ जाता है इंस्टीट्यूट का सबसे वाला फेवरेट पॉइंट नंबर 8, मेंबर्स ऑफ द सेम फैमिली। मेंबर्स ऑफ द सेम फैमिली रिलेटेड पर्सन माने जाते हैं। मेरी फैमिली में 40 लोग हैं, मैं जॉइंट फैमिली में रहता हूं, तो क्या मेरे 40 के 40 लोग मेरे रिलेटेड पर्सन फैमिली मेंबर माने जाएंगे? देखो, जनरली आंसर इज यस, बट जीएसटी के लिए डेफिनेटली नॉट, डेफिनेटली नॉट। बिकॉज जीएसटी में फैमिली की एक डेफिनेशन इन्होंने क्लियरली बता दी, और उस डेफिनेशन के अंदर जो फॉल करता है सिर्फ वो ही फैमिली मेंबर होगा, उसके अलावा कोई भी फैमिली मेंबर नहीं होगा। और अगर फैमिली मेंबर नहीं है तो रिलेटेड पर्सन नहीं होगा। फैमिली की डेफिनेशन में बोला जो भी पर्सन होगा उसके लिए उसके स्पाउस और चिल्ड्रन ये हमेशा रिलेट फैमिली मेंबर ही होंगे। इसमें आपको इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट है ऐसा देखने की जरूरत नहीं है। अगर स्पाउस एंड चिल्ड्रन ये इंडिपेंडेंट भी है तो भी ये फैमिली मेंबर ही माने जाते हैं। ठीक है। दूसरी कैटेगरी, पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, ब्रदर, सिस्टर। अब इसको ऐसे याद रखो, 4 कैटेगरी है, 2 अपने से बड़े, 2 अपने आजू बाजू में, पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स एंड ब्रदर, सिस्टर। ये 4 कैटेगरी के लोग अगर हम पे डिपेंडेंट है, उस पर्सन पे डिपेंडेंट है, तो वो फिर फैमिली मेंबर माने जाएंगे। अगर ये इंडिपेंडेंट है तो फैमिली मेंबर नहीं आएंगे। और इंडिविजुअली देखना, फॉर एग्जांपल सिर्फ ब्रदर है और ब्रदर जो है वो हम पे इंडिपेंडेंट है, वो उसका जॉब है, अपने बिजनेस है, बाकी हम पे डिपेंडेंट है, तो ऐसे केस में पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स एंड सिस्टर ये हमारे फैमिली मेंबर माने जाएंगे, क्योंकि हम पे डिपेंडेंट है। ठीक है। ऐसे आपको एक एक इंडिविजुअल केस से देखना है। ब्रदर और सिस्टर हम पे डिपेंडेंट नहीं है, वो इंडिपेंडेंट है, उनको छोड़ दो। पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स हम पे डिपेंडेंट है, तो ये हमारे फैमिली मेंबर माने जाएंगे। और अगर फैमिली मेंबर है तो ये रिलेटेड पर्सन माने जाएंगे। ठीक है। ये ऐसे करके आपको सारी चीजें देखनी है। ये 6 कैटेगरी के अलावा अगर कोई और फैमिली मेंबर होगा, मामा मामी, चाचा चाची, ताया ताई, ये सारे हमारे फैमिली मेंबर नहीं माने जाएंगे जीएसटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। लास्ट कैटेगरी इज सोल एजेंट, सोल डिस्ट्रीब्यूटर, सोल कंसेशनर। कोई भी एक पर्सन के लिए, कोई भी बिजनेस पर्सन के लिए उसका जो सोल एजेंट, सोल डिस्ट्रीब्यूटर होता है वो उसका रिलेटेड पर्सन माना जाता है। दिस वाज द एंटायर डिस्कशन ऑन सेक्शन 15.1। हमने 15.1 कर लिया। अब जाते हैं 15.2 पे। 15.2 क्या बोलता है? 15.2 है अबाउट इंक्लूजन इन वैल्यू। अब हमने ऊपर देखा था 15.1। 15.1 में जो भी ट्रांजेक्शन वैल्यू था उसी को वैल्यू ऑफ सप्लाई ले लिया। 15.2 बोलता है जो भी आपकी वैल्यू ऑफ सप्लाई है उसमें कंपलसरी इंक्लूजन है, ये सारी चीजें इंक्लूड करनी है जो 15.2 के अंदर लिखी है। 15.2 के अंदर 5 क्लॉजेस है, क्लॉज ए, क्लॉज बी, क्लॉज सी, क्लॉज डी, क्लॉज ई। एक एक करके देखते। पहला क्लॉज 15.2 बोलता है कि जो भी टैक्सेस है अदर देन जीएसटी कंपेंसेशन सेस, इसके अलावा अगर सप्लायर ने रेसिपिएंट से कोई टैक्स चार्ज किया तो वो भी आपको ऐड करना होगा, वो भी वैल्यू ऑफ सप्लाई में वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट बनेगा। फॉर एग्जांपल जीएसटी के टैक्स छोड़ दो, जीएसटी का सेस छोड़ दो, उसके अलावा म्युनिसिपल टैक्सेस, एंटरटेनमेंट टैक्स या फिर कोई एक्साइज ड्यूटी, ऐसे सारे टैक्सेस आपको ऐड करने होंगे 15.2 के हिसाब से। दूसरी कैटेगरी, पेमेंट मेड टू थर्ड पर्सन बाय द रेसिपिएंट ऑन बिहाफ ऑफ द सप्लायर इन रिलेशन टू सप्लाई। ये ट्रांजैक्शन को जरा अच्छे से समझना। ये ऐसा यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि सप्लायर की लायबिलिटी है, सप्लायर की लायबिलिटी, वो अमाउंट सप्लायर को देना था लेकिन उसकी पेमेंट रेसिपिएंट ने कर दी इन रिलेशन टू सप्लाई, एंड दैट प्राइस इज नॉट इंक्लूडेड इन द वैल्यू ऑफ सप्लाई, दैट प्राइस इज नॉट इंक्लूडेड इन द वैल्यू ऑफ सप्लाई, तब जाकर के अमाउंट आपको ऐड करना होगा। फॉर एग्जाम्पल सप्लायर और रेसिपिएंट के बीच में ट्रांजेक्शन हुआ, वो 1 लाख रुपए की डील हुई थी। सप्लायर ने रेसिपिएंट को बोला मैं आपको पूरे गुड्स आपके स्पेसिफिकेशन के हिसाब से मैन्युफैक्चरिंग करके आपकी फैक्ट्री में पहुंचा दूंगा, इनफैक्ट इन गुड्स की जो डिजाइनिंग होगी वो डिजाइनिंग चार्जेस भी मैं ही पे कर दूंगा और पूरे गुड्स रेडी करके आपके पास पहुंचा दूंगा। लेकिन अब वो 1 लाख रुपए की डील का जब बात हुई, फाइनली जब गुड्स पहुंचाने वाला था, सप्लायर ने रेसिपिएंट को बोला पूरे 1 लाख के गुड्स रेडी है, मैं आपके पास पहुंचवा रहा हूं, मैं इनवॉइस 90,000 का बनाता हूं, आप 90,000 मुझे दे दो, वो डिजाइनिंग चार्जेस वाले को जो 10,000 पे करना है वो आपके ऑफिस के पास में ही उसका ऑफिस है, आप वहां पे 10,000 रुपए पे कर दो, तो अपनी डील पूरी हो जाएगी। गुड्स 1 लाख रुपए के आ रहे हैं, 90,000 मुझे दे देना, 10,000 वहां पे दे देना। यहां पे हुआ क्या, सप्लायर की लाइबिलिटी थी, रेसिपिएंट ने पे कर दिया, एंड दैट अमाउंट इज नॉट इंक्लूडेड इन द प्राइस। गुना ये हो गया, दैट अमाउंट वाज नॉट इंक्लूडेड इन द प्राइस। वो 10,000 रुपए इन्होंने माइनस करके 90,000 का इनवॉइस बनाया, ऐसा नहीं चलेगा। अगर ऐसा करते भी है तो 10,000 रुपए ऐड करना होगा, वैल्यू सप्लाई का पार्ट बनेगा। दिस वाज 15.2b बीइंग वेरी इंपॉर्टेंट वाला प्रोविजन। उसके बाद 15.2c है, तुमको स्क्रीन के नीचे वाले साइड पे दिख रहा होगा, यहाँ पे बोला इन्होंने इंसिडेंटल एक्सपेंसेस, कोई भी इंसिडेंटल एक्सपेंसेस जैसे कमीशन या फिर कोई पैकिंग चार्जेस अगर सप्लायर ने चार्ज किए हैं इन रिलेशन टू सप्लाई, और एनीथिंग एल्स डन बाय द सप्लायर इन रिलेशन टू सप्लाई बिफोर और एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, डिलीवरी होने तक कुछ भी अगर सप्लायर ने किया है इन रिलेशन टू सप्लाई, वो सब कुछ ऐड करना होगा, वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट बनेगा 15.2c के हिसाब से। उसके बाद 15.2d है। 15.2d में बोला कोई इंटरेस्ट, लेट फी, पेनल्टी चार्ज किया है फॉर डिलेड पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन, सप्लायर ने रेसिपिएंट से कोई इंटरेस्ट चार्ज किया फॉर डिलेड पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन, तो ये भी अमाउंट ऐड होगा, वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट बनेगा।
अब आपको इससे रिलेटेड कुछ बातें समझनी चाहिए। इट इज नॉट अबाउट वैल्यू ऑफ सप्लाई, इट इज अबाउट द कॉन्सेप्ट, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट एग्जाम में कहीं पे भी हिट हो सकता है। इससे रिलेटेड 4 बातें होती है, अलग अलग जगह पे स्कैटर्ड है, अलग अलग चैप्टर्स में स्कैटर्ड है। मैं सारी चीजें आपको यहाँ पे, ये ऑरेंज बॉक्स दिख रहा है, इसमें मैंने लिख के रखा हुआ है। आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन यू, ये ना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से समझो, क्योंकि कभी भी एग्जाम में हिट होगा ये। मान लो कोई सप्लायर है, उस सप्लायर ने रेसिपिएंट के साथ में ट्रांजेक्शन किया है, अप्रैल मंथ में ट्रांजेक्शन किया, इनवॉइस जो बनाया वो 1 लाख रुपीज का था। सप्लायर ने गुड्स वगैरह भी दे दिए और इनवॉइस भी दे दिया 1 लाख रुपए का। क्रेडिट पीरियड था 15 दिन का, लेकिन अब इस पर्सन ने, रेसिपिएंट ने, ऐसा निकम्मा, इसने 15 दिन तो छोड़ो, इसने पेमेंट करी जुलाई में, 1 2 3 4 महीने के बाद में इसने पेमेंट करी। सप्लायर ने बोला अब ये 1 लाख रुपए की कंसिडरेशन से काम नहीं बनेगा, तू 1 लाख रुपए तो मुझे देगा ही देगा, प्लस तेरे को साथ में 5000 रुपीज का इंटरेस्ट देना होगा, लेट फी, पेनल्टी जो भी बोल ले वो देना होगा फॉर डिलेड पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन। अगर रेसिपिएंट मान भी जाता है और ये अमाउंट देता भी है तो यहाँ पे मिसमैच हो जाएगा। जो गुड्स गए और जो इनवॉइस गया वो 1 लाख रुपए का था, लेकिन सामने से जो कंसिडरेशन आया वो 1,05,000 का था। ये मिसमैच को यहाँ पे अब मैच करना पड़ेगा। सप्लायर इसके लिए इनवॉइस तो इशू किया था 1 लाख रुपीज का, उसको भी टाइम हो गया, अब उसको एक डेबिट नोट इशू करना पड़ेगा। तो कौन सा डॉक्यूमेंट इशू करेगा? डेबिट नोट इशू करेगा फॉर ₹5,000, जो उसको एक्स्ट्रा यहाँ पे अमाउंट आया इंटरेस्ट के नाम पे। दूसरी बात, जो भी आपको वैल्यू ऑफ सप्लाई लेनी है एग्जाम में, आपको अगर ये कुछ अज्यूम, मतलब अगर नहीं स्पेसिफाई किया हुआ तो ये बात अज्यूम कर लेना कि 5,000 रुपीज जो आया ये इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी है, इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी। अगर स्पेसिफाई कर दिया तो ठीक है, अगर नहीं किया तो अज्यूम करना कि दिस इज इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी, और फिर बैक कैलकुलेशन करके आपको टैक्स का अमाउंट निकालना पड़ेगा। थर्ड वाला पॉइंट, क्या रेट ऑफ टैक्स लोगे आप, क्या क्या करोगे यहाँ पे? तो इस यहाँ पे आपको क्या करना, जो भी ओरिजिनल इनवॉइस बना था उस ओरिजिनल इनवॉइस में जो भी टैक्स रेट लगा था वही टैक्स रेट इस डेबिट नोट वाले इसमें भी लगेगा। तो जो भी 5,000 रुपीज आया उसके ऊपर भी यही टैक्स रेट लगेगा। आपको बैक कैलकुलेशन करके टैक्स का अमाउंट निकालना है। लास्ट वाला पॉइंट है टाइम ऑफ सप्लाई का। इस 5,000 रुपीज से रिलेटेड आप क्या टाइम ऑफ सप्लाई लोगे? तो इसका टाइम ऑफ सप्लाई होता है द डेट ऑन विच सप्लायर रिसीव्स सच एडिशन इन वैल्यू। जिस दिन पे वो रिसीव होगा, जुलाई की मान लो कोई भी तारीख है, 16 जुलाई को वो अमाउंट आया, तो वो ही डेट को यहाँ पे माना जाएगा, वही डेट उसकी टाइम ऑफ सप्लाई होगी इस 5,000 रुपीज के लिए। ठीक है, ये पूरी बातें थी सेक्शन 15(2)(d) वाली इंटरेस्ट वाले पॉइंट से रिलेटेड। मैंने आपको बाकी सारा पॉइंट भी कवर करवा दिया यहाँ वहां से। ये जो मैंने तुम्हारे साथ डिस्कस किया अभी वहां पे, ये चीज यहाँ पे ऑरेंज कलर वाले बॉक्स में है, पॉइंट टू बी नोटेड। आप ये चारों चीजें यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद में 15(2)(e) है, ये बात करता है सब्सिडी की। अगर कोई सब्सिडी, सप्लायर ने रेसिपिएंट के साथ ट्रांजेक्शन किया है, उसको रेसिपिएंट से जो भी कंसिडरेशन आना है नहीं आना है, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। अगर सप्लायर को इस ट्रांजेक्शन के लिए कहीं से सब्सिडी आती है और वो वाली सब्सिडी विच इज डायरेक्टली लिंक टू द प्राइस, ऐसी वाली सब्सिडी ऐड करनी होगी, वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट बनेगी। बट ध्यान देना, 2 तरीके की सब्सिडी है, ये कभी भी आपको वैल्यू ऑफ सप्लाई में ऐड नहीं करनी है। अगर एग्जाम में दिया हुआ कोई सब्सिडी है, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट से इसको कोई सब्सिडी मिलती है सप्लायर को, तो वो सब्सिडी ऐड नहीं करनी, वो वैल्यू ऑफ सप्लाई में ऐड नहीं होती। दूसरा वाला, अगर कोई सब्सिडी है जो ब्लैंकेट सब्सिडी है, ब्लैंकेट डोनेशन है, ब्लैंकेट का मतलब है एडहॉक, कोई ऐसे प्राइस से लिंक नहीं है, वो एडहॉक 3 लाख रुपए, 4 लाख रुपए, 10 लाख रुपया, वो ऐसी वाली सब्सिडी अगर दी जा रही है तो वो भी ऐड नहीं होगी, ठीक है। सिर्फ वही वाली सब्सिडी विच इज डायरेक्टली लिंक्ड विद द प्राइस, और वो भी गवर्नमेंट से नहीं होनी चाहिए, सीजीएसडी से नहीं होनी चाहिए, उसके अलावा होगा तो वो ऐड करना है। दिस वॉज एंटायर डिस्कशन विद सेक्शन 15(2). हमने सारी इंक्लूजन की बात की, 15(2)(a), B, C, D, E सारे क्लॉजेस हो गए। अब जाते हैं हम लोग 15(2)(3) पे। 15(3) है एक्सक्लूजन इन वैल्यू के बारे में। यहाँ पे सिर्फ 2 ही बातें इन्होंने बताई है, दोनों डिस्काउंट से रिलेटेड है। पहला वाला डिस्काउंट एकदम इजी वाला है, इन्होंने बोला ऐसा कोई डिस्काउंट विच इज गिवन बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई, तो ये आपको वैल्यू ऑफ सप्लाई में से एक्सक्लूड करने को अलाउ किया जाएगा। सिर्फ एक ही कंडीशन है कि जो आपने डिस्काउंट दिया बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई, इसको शो करना होगा। दिस डिस्काउंट शुड बी शोन इन द इनवॉइस। अगर शो किया जाता है तो डेफिनेटली इसको वैल्यू ऑफ सप्लाई में से एक्सक्लूड कर सकते हैं। दूसरा वाला इंपॉर्टेंट है, ये है पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट्स। जो डिस्काउंट्स आगे फ्यूचर में दिए जाते हैं, आज बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई नहीं दिए, फ्यूचर में दिए जाएंगे, ऐसे पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट्स भी वैल्यू ऑफ सप्लाई में से एक्सक्लूड कर सकते हो इफ ऑल द फॉलोइंग 3 कंडीशंस आर बीइंग कंप्लाइड। अगर ये तीनों कंडीशंस कंप्लाई होंगी तो डेफिनेटली इस पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट को भी आप वैल्यू ऑफ सप्लाई में से एक्सक्लूड कर सकते हो। पहली कंडीशन, जो भी डिस्काउंट दिया जा रहा है इट इज इन टर्म्स ऑफ एन एग्रीमेंट एंड दैट एग्रीमेंट एग्जिस्टेड एट द टाइम ऑफ सप्लाई। भले ही डिस्काउंट फ्यूचर में आएगा, लेकिन उस डिस्काउंट से रिस्पेक्ट में एक एग्रीमेंट होना चाहिए विच इज एट द डेट ऑफ टाइम ऑफ सप्लाई। तो उस दिन पे सप्लाई और रिसिपिएंट के बीच में एक एग्रीमेंट था। दूसरी कंडीशन, जो भी डिस्काउंट दिया जा रहा है इट कैन बी वर्कड आउट इनवॉइस वाइज। तीसरी कंडीशन, जो भी आईटीसी है इस ट्रांजैक्शन में
प्रोपोर्शनेट आईटीसी रिलेटेड टू द एट्रीब्यूटेबल टू द डिस्काउंट अमाउंट, वो रेसिपिएंट ने रिवर्स करना चाहिए। प्रोपोर्शनेट आईटीसी इज रिवर्स बाय द रेसिपिएंट। अगर ऐसा कर रहे हैं तो डेफिनेटली ये तीनों कंडीशंस कंप्लाई हो जाएंगी, वैल्यू ऑफ सप्लाई में से एक्सक्लूड कर सकते हैं। लेकिन अगर तीनों में से एक भी कंडीशन कंप्लाई नहीं होती मेरे दोस्त, तब आपको ये पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट का अमाउंट वैल्यू ऑफ सप्लाई में से एक्सक्लूड करने को नहीं दिया जाएगा। इट विल नॉट बी अलाउड। तो तीनों कंडीशन कंप्लाई होनी चाहिए। ये पूरी बातें थी 15.3 की, ये हो गया 15.3। लेकिन 15.3 से थोड़ा सा अभी पॉइंट बाकी है, वो है रिलेटेड सर्कुलर। एक सर्कुलर आया था जिसमें उन्होंने 3 डिस्काउंट्स की डिडक्टिबिलिटी के बारे में बात किया था कि ये डिस्काउंट्स डिडक्ट कर पाएंगे कि नहीं, अलाउ किया जाएगा कि नहीं डिडक्ट करने को। पहला वाला है स्टैगर्ड डिस्काउंट। देखो ये डिस्काउंट क्लियरली इन्होंने बोला वैल्यू ऑफ सप्लाई में से एक्सक्लूड कर सकते हैं। इसमें होता क्या मैं बता देता हूं, इसको बोलते हैं बाय मोर सेव मोर डिस्काउंट। इसमें होता है जब आप यहाँ पे, इसका फैक्टर ये होता है जब परचेज वैल्यू आपकी बढ़ती जाती है और साथ में रेट ऑफ डिस्काउंट भी बढ़ते जा रहा है, ये वाले होते हैं स्टैगर्ड डिस्काउंट। फॉर एग्जांपल आप किसी मॉल में गए, शॉपिंग करने गए, कोई स्टोर था, वेस्ट साइड वाला स्टोर था कोई भी, और आपने वहां पे शॉपिंग करी, वहां पे ऑफर था 10,000 की चीजें परचेज करोगे तो 10% डिस्काउंट, 20,000 की शॉपिंग करोगे तो 20% डिस्काउंट, 30,000 की शॉपिंग करोगे तो 30% डिस्काउंट। ऐसे केस में यहाँ पे परचेज वैल्यू जैसे आपकी बढ़ती जाएगी, डिस्काउंट का रेट भी बढ़ते जा रहा है। आप पूरी शॉपिंग करते हो, आप अपने पूरा वहां पे जाके चेक इन, वो बिलिंग काउंटर पे पूरा अपना चेकआउट करते हो। ऐसे केस में जब वो आपका बिल जनरेट करेगा, उस बिल के अंदर आपको डिस्काउंट शो किया जाता है, एंड ये वो डिस्काउंट है विच इज गिवन बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई। तो ये पहली कैटेगरी वाला हो गया जहां पे इनवॉइस में शो भी किया गया, तो इसलिए बोला ये वाला डिस्काउंट वैल्यू सप्लाई में से एक्सक्लूड कर सकते हैं। दूसरा वाला पीरियोडिक डिस्काउंट या फिर ईयर एंड डिस्काउंट या फिर कोई वॉल्यूम डिस्काउंट है, ऐसे वाले डिस्काउंट भी इन्होंने बोला वैल्यू ऑफ सप्लाई में से एक्सक्लूड कर सकते हैं। हालांकि एक पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट होता है, लेकिन इसमें इन्होंने बोला कि क्योंकि इसके इट इज इन टर्म्स ऑफ एन एग्रीमेंट एंड एग्रीमेंट इज एग्जिस्टिंग एट द टाइम ऑफ सप्लाई। मैं बताता हूं उसमें होता क्या है। सप्लायर और रेसिपिएंट के बीच में ट्रांजैक्शन होता है जहां पे सप्लायर रेसिपिएंट को बोलता है आप आज मेरे यहाँ से जो भी है गुड्स खरीद लीजिए, आज आपको कोई डिस्काउंट नहीं दिया जाएगा, बट मैं आपको श्योर करता हूं फ्यूचर में आपको डिस्काउंट दूंगा। आप मेरे से जो भी एक पर्टिकुलर पीरियड में या फिर 6 मंथ्स में आप इतनी इतनी क्वांटिटीज परचेस करेंगे तो हम आपको फ्यूचर में डिस्काउंट कंप्यूट करके दे देंगे। तो आप करते रहिए, जैसे ही वो क्वांटिटी हिट हो जाएगी मैं आपको उतने डिस्काउंट दे दूंगा। तो भले ही डिस्काउंट पोस्ट सप्लाई है, लेकिन इट इज इन टर्म्स ऑफ एन एग्रीमेंट एंड दैट एग्रीमेंट इज एग्जिस्टिंग एट द टाइम ऑफ सप्लाई। तो इन्होंने बोला अगर पहली बात एग्रीमेंट तो है, अगर बाकी दोनों कंडीशंस कंप्लाई होती है तो वैल्यू ऑफ सप्लाई में से ये वाला डिस्काउंट एक्सक्लूड करने को मिल जाएगा। ये है पीरियोडिक, ईयर एंड डिस्काउंट या फिर वॉल्यूम डिस्काउंट। लास्ट वाला है सेकेंडरी डिस्काउंट। इसके लिए तो क्लियरली बोला ये आप एक्सक्लूड नहीं कर सकते वैल्यू ऑफ सप्लाई में, क्योंकि ये डिस्काउंट ऐसा होता है विच इज नॉट नोन एट द टाइम ऑफ सप्लाई। तो ऐसे डिस्काउंट्स को बिल्कुल भी अलाउ नहीं किया जाएगा जिसके लिए कोई बात भी नहीं हुई, कोई एग्रीमेंट भी नहीं है और देना भी फ्यूचर में। तो यहाँ पे कोई कंडीशन कंप्लाई नहीं हो रही, ऐसे वाले डिस्काउंट वैल्यू ऑफ सप्लाई में से माइनस नहीं कर सकते। ये पूरा था 15.1, 2, 3। अब जाएंगे हम लोग देखेंगे 15.4। ठीक है, नेक्स्ट है सेक्शन 15.4। ये है सप्लाईज वेयर वैल्यू कैन नॉट बी डिटरमाइंड अंडर सेक्शन 15.1। अब 15.1 में आप वैल्यू कब नहीं डिटरमाइन कर पाते हो? 15.1 में 2 कंडीशंस उन्होंने बोली है, और अगर वो दोनों कंडीशन कंप्लाई हो जाती है तो उस ट्रांजैक्शन में, मतलब वहां पे जो भी ट्रांजैक्शन वैल्यू होती है उसी को वैल्यू ऑफ सप्लाई ले लिया जाता है। लेकिन अगर दोनों में से कोई भी एक कंडीशन कंप्लाई नहीं हुई या फिर दोनों की दोनों कंडीशन कंप्लाई नहीं हुई तो 15.1 का आप यूज नहीं कर पाओगे। आपको 15.1 में वैल्यू ऑफ सप्लाई नहीं मिलेगा, 15.4 में आना होगा और 15.4 के हिसाब से आपको वैल्यू ऑफ सप्लाई निकालनी है। 15.4 ने रेफरेंस दिया कि रूल 27 से लेकर के रूल 31 का आपको यूज करना होगा अगर आपको 15.4 के हिसाब से टाइम ऑफ सप्लाई, वैल्यू ऑफ सप्लाई निकालनी है। पहला इन्होंने रूल बताया है रूल 27, जहां पे इन्होंने बोला वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज वेयर कंसिडरेशन इज नॉट होली इन मनी। कंसिडरेशन है, कंसिडरेशन है, कंसिडरेशन है, इट इज नॉट होली इन मनी। पार्टली इन मनी, पार्टली इन काइंड या फिर फुल्ली इन काइंड, लेकिन कंसिडरेशन तो है। ठीक है, विदाउट कंसिडरेशन वाला ट्रांजैक्शन नहीं है। अब इसमें इन्होंने यहाँ पे बोला कि रूल 27 के अंदर 4 मेथड्स हैं, मेथड ए, बी, सी, डी, लेकिन आपको ये यूज करने हैं इन दी ऑर्डर ऑफ सीक्वेंस। पहले देखना मेथड ए के हिसाब से आंसर निकल रहा है तो वो ले लेना, नहीं तो फिर मेथड बी, और अगर उससे भी नहीं निकल रहा तो मेथड सी, और अगर उससे भी नहीं मिल रहा तो मेथड डी। ऐसे आपको फ्लो में जाना है इन दी ऑर्डर ऑफ सीक्वेंस। मेथड ए में इन्होंने बोला उस ट्रांजैक्शन के लिए जो आपने सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज की है उनकी ओपन मार्केट वैल्यू ले लो, उनकी ओपन मार्केट वैल्यू ही आपके ट्रांजैक्शन के लिए वैल्यू ऑफ सप्लाई मान ली जाएगी। लेकिन अगर आपको ओपन मार्केट वैल्यू नहीं मिल रही, आप नहीं डिटरमाइन कर पा रहे, तो मेथड बी में आओ। मेथड बी में बोला ऐसे केसेस में आपके पास मॉनिटरी कंसिडरेशन तो होगा ही होगा, वो ले लो, प्लस आपको नॉन मॉनिटरी कंसिडरेशन जो मिला है उसकी मनी वैल्यू डिटरमाइन करना, और फिर मनी वैल्यू डिटरमाइन करने के बाद में इन दोनों को ऐड कर दो, ये आपके ट्रांजैक्शन की वैल्यू ऑफ सप्लाई हो जाएगी। लेकिन अगर मेथड बी से भी आपको आंसर नहीं मिल रहा क्योंकि आप मनी वैल्यू नहीं डिटरमाइन कर पा रहे, तो फिर मेथड सी में इन्होंने बोला
वैल्यू ऑफ लाइक काइंड एंड लाइक क्वालिटी गुड्स और सर्विस। तो जो भी लाइक काइंड एंड लाइक क्वालिटी गुड्स और सर्विसेज सप्लाई किए जा रहे हैं उनकी वैल्यू आपके ट्रांजेक्शन के लिए ले लो, आपकी ट्रांजेक्शन की वैल्यू ऑफ सप्लाई हो जाएगी जो उन गुड्स की वैल्यू ऑफ लाइक काइंड एंड लाइक क्वालिटी गुड्स की सर्विसेज की वैल्यू। फिर उसके बाद मेथड डी है, अगर आपको मेथड सी से आपको आंसर नहीं मिल रहा तो मेथड डी में आना। यहाँ पे मॉनेटरी वैल्यू तो आपके पास में है ही है, मॉनेटरी कंसिडरेशन। नॉन मॉनेटरी कंसिडरेशन का मनी वैल्यू निकालने में प्रॉब्लम हो रही है ना, ठीक है, तो इस नॉन मॉनेटरी कंसिडरेशन की मनी वैल्यू निकालने के लिए रूल 30 एंड 31 यूज कर लो इन दी ऑर्डर ऑफ सीक्वेंस। वहां से आपको मनी वैल्यू डिटरमाइन कर पाओगे, फिर इन दोनों को जोड़ लेना, आपकी ट्रांजेक्शन की वैल्यू ऑफ सप्लाई निकल जाएगी। ये पूरा था रूल 27। अब यहाँ पे जो लास्ट में रेफरेंस दिया कि रूल 30 एंड 31 रेफर करना इन दी ऑर्डर ऑफ सीक्वेंस, ये मैं आपको टुवर्ड्स द एंड कराता हूं। मतलब रूल 27 करेंगे, 28 करेंगे, फिर 29 करेंगे और फिर लास्ट में देखेंगे। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, रूल 28 है। रूल 28 में इन्होंने बोला वैल्यू ऑफ सप्लाई बिटवीन रिलेटेड पर्सन एंड बिटवीन रिलेटेड पर्सन या फिर कोई दो डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच में ट्रांजैक्शन हो रहा है अदर देन एजेंट, क्योंकि एजेंट के लिए स्पेसिफिकली रूल 29 बनाया हुआ है। तो रूल 29 देखेंगे, पहले बात करते हैं रूल 28 क्या बोलता है। रूल 28 के अंदर भी 3 मेथड्स है, इसको भी यूज करना है इन दी ऑर्डर ऑफ सीक्वेंस, मतलब पहले मेथड ए, फिर मेथड बी, फिर मेथड सी। मेथड ए में बोला ओपन मार्केट वैल्यू, तो जो भी उन गुड्स की और सर्विसेज की ओपन मार्केट वैल्यू होगी वही ले लेना, वो आपके ट्रांजेक्शन के लिए वैल्यू ऑफ सप्लाई हो जाएगी। दूसरा, अगर आपको ओपन मार्केट वैल्यू नहीं मिल रही है तो लाइक काइंड एंड लाइक क्वालिटी गुड्स और सर्विसेज उनकी वैल्यू ले लेना, वो आपके ट्रांजेक्शन की वैल्यू ऑफ सप्लाई हो जाएगी। और अगर मेथड बी से भी नहीं आ रहा, आपको ए भी नहीं मिल रहा, बी भी नहीं मिल रहा, तो फिर मेथड सी में देखो रूल 30 एंड 31 आपको यूज करना होगा इन दी ऑर्डर ऑफ सीक्वेंस। ये हो गया रूल 28। लेकिन रूल 28 कुछ और भी बोलता है और वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात है रूल 28 का फर्स्ट प्रोवाइजो, खास ध्यान रहे रूल 28 का फर्स्ट प्रोवाइजो, मैं वहां पे मार्क करना भूल गया हूं बट आप उसको एक बार मार्क कर लो। अब ये सिर्फ और सिर्फ गुड्स के केस में अप्लाई होगा, इफ द गुड्स आर इंटेंडेड टू बी सप्लाइड। सो प्लीज मार्क इट, अगर गुड्स का ट्रांजेक्शन है जहां पे जो आप इस ट्रांजेक्शन का जो रेसिपिएंट है वो रेसिपिएंट अगर आगे उन गुड्स को सप्लाई करता है एज सच, जैसे उसने लिया एज सच आगे सप्लाई कर देता है, तो ऐसे केसेस में जो जब भी वो रेसिपिएंट को आगे सप्लाई करता है अपने अनरिलेटेड कस्टमर्स को, लाइक काइंड एंड लाइक क्वालिटी गुड्स जब अपने अनरिलेटेड कस्टमर्स को सप्लाई करता है, उन गुड्स की यहाँ पे आपको वैल्यू ऑफ सप्लाई ले लेनी है और उसको 90% से मल्टीप्लाई करना है, ये आपके ट्रांजेक्शन की वैल्यू ऑफ सप्लाई मान ली जाएगी। मान लो रेसिपिएंट जब आगे अनरिलेटेड कस्टमर्स को लाइक काइंड एंड लाइक क्वालिटी गुड्स सप्लाई करता है 2 लाख रुपए में, तो उन 2 लाख रुपए, वो जो भी 2 लाख रुपए उसको यहाँ पे लेके आ जाओ, 90% से मल्टीप्लाई करो, आपका ट्रांजेक्शन हो जाएगा, आपके ट्रांजेक्शन की वैल्यू सप्लाई होगी 1,80,000, दैट इज 2 लाख मल्टीप्लाइड बाय 90%। फिर उसके बाद रूल फर्स्ट प्रोवाइजो में ये बोला है कि ये बस एक ऑप्शन है, इट इज नॉट मैंडेटरी। सप्लायर जो है वो चाहे तो इस फर्स्ट प्रोवाइजो के हिसाब से अपना वैल्यू सप्लाई निकाले, वरना तो उसके पास ए बी सी ऊपर वाले मेथड का ऑप्शन है ही है। दिस इज नॉट मैंडेटरी, दिस इज जस्ट एन ऑप्शन। उसके बाद सेकंड प्रोवाइजो, अगेन दिस बीइंग एन इंपॉर्टेंट, यहां पे इन्होंने बोला अगर जो रेसिपिएंट है, इफ दैट रेसिपिएंट इज एलिजिबल फॉर फुल आईटीसी, इन दोनों के बीच में जो रेसिपिएंट है उसको फुल आईटीसी के लिए वो एलिजिबल होता है, ऐसे केस में दिमाग खोड़ी करना ही नहीं। जो भी इनवॉइस बनाएगा, जो भी सप्लायर ने इससे इनवॉइस बना के अमाउंट चार्ज किया है, उस इनवॉइस वाले अमाउंट को ही हम ओपन मार्केट वैल्यू मान लेंगे और जो ओपन मार्केट वैल्यू है उसी को वैल्यू ऑफ सप्लाई मान लेंगे। यहाँ पे कोई भी डिस्कशन, डिबेट, झगड़ा झगड़ी कुछ नहीं होगा, ठीक है। अब मेरे को एक बात तुम्हारे को एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे लिंक करवाना है। यहाँ पे बोला गया कि अगर रेसिपिएंट को फुल आईटीसी मिलता है, लेकिन एक बात समझो, आप आईटीसी चैप्टर में अगर एक बार ध्यान दो तो वहां पे रूल 42 और 43 की बात की गई है। और रूल 42 और 43 किसके लिए आपको पता होगा, अगर कोई ऐसा पर्सन है जो अपने इनवर्ट सप्लाईज को यूज करता है कॉमनली फॉर बिजनेस एज वेल एज नॉन बिजनेस पर्पस, या फिर यूज करता है कॉमनली फॉर टैक्सेबल एज वेल एज एग्जेम्प्ट सप्लाईज, ऐसे पर्सन को कभी भी फुल आईटीसी नहीं मिलता, प्रोपोर्शनेट आईटीसी मिलता है। आधा मिलता है, आधा उसको रिवर्स करना पड़ता है। तो ये जो प्रोपोर्शनेट आईटीसी कितना मिलेगा, कितना रिवर्स करना पड़ेगा, ये रूल 42 43 में लिखा है। अब एक बात समझो, अगर ऐसा वाला रेसिपिएंट यहाँ पे होगा तो उसके लिए सेकंड प्रोवाइजो अप्लाई नहीं होगा। सेकंड प्रोवाइजो सिर्फ ऐसे वाले रेसिपिएंट के केस में अप्लाई होता है जिसको फुल आईटीसी मिलता है, जिसके ऊपर रूल 42 और 43 कभी अप्लाई नहीं होता। ऐसे वाले रेसिपिएंट जो फुल आईटीसी ले सकते हैं वो सेकंड प्रोवाइजो में आ जाते हैं। और अगर किसी सप्लायर ने ऐसे वाले रेसिपिएंट के साथ में ट्रांजैक्शन किया है, मतलब दो रिलेटेड पर्सन या डिस्टिंक्ट पर्सन, तो ऐसे केस में जो भी इनवॉइस अमाउंट है उसी को हम लोग ओपन मार्केट वैल्यू ले लेंगे और वो इस ट्रांजैक्शन की वैल्यू ऑफ सप्लाई हो जाएगी, ठीक है। तो ये था रूल 28, एकदम झकास तरीके से हो गया। जाते अभी रूल 29 पे, इसको मैं बोलता हूं पाजी वाला रूल। पाजी मतलब प्रिंसिपल और एजेंट के बीच में अगर गुड्स का ट्रांजैक्शन हुआ है तो आपको यहाँ पे रूल 29 में आना होगा। रूल 29 के अंदर 2 मेथड्स है।
मेथड ए के अंदर ही इन्होंने दो ऑप्शन दिए। पहला ऑप्शन तो इन्होंने बोला कि भाई जो ओपन मार्केट वैल्यू है उसी को ले लो, वो आपके ट्रांजेक्शन की वैल्यू सप्लाई हो जाएगी। लेकिन अगर आपको ओपन मार्केट वैल्यू वाली कहानी नहीं समझ में आ रही तो फिर 90% वाला जो अभी आपने ऊपर देखा, जो भी रेसिपिएंट आगे, ऐसे केस में जब भी रेसिपिएंट आगे अपने अनरिलेटेड कस्टमर्स को लाइक काइंड एंड लाइक क्वालिटी गुड्स सप्लाई करता है, उन लाइक काइंड एंड लाइक क्वालिटी गुड्स की वैल्यू आप यहाँ पे ले लो, उसको 90% से मल्टीप्लाई करो, ये इस प्रिंसिपल एजेंट के बीच के ट्रांजेक्शन की वैल्यू सप्लाई हो जाएगी। 2 lakhs into 90%, दैट मींस 1,80,000। ये वैसा वर्षा भी हो सकता है, एजेंट और प्रिंसिपल और एजेंट ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, रेसिपिएंट अपने अनरिलेटेड कस्टमर से लाइक काइंड एंड लाइक क्वालिटी जो चार्ज कर रहा है उसको यहाँ पे लेकर के 90% मल्टीप्लाई कर दो। मेथड ए वाले दोनों ऑप्शन से अगर आपको आंसर नहीं मिल रहा है तो मेथड बी में बोला कि भाई रूल 30 एंड 31 रेफर कर लो इन दी ऑर्डर ऑफ सीक्वेंस। अब फाइनली आ गए हम रूल 30 एंड 31 पे। रूल 30 एंड 31 पे पहले रूल 30 में देखते हैं, उसमें बोला वैल्यू आपको वैल्यू अगर आप ऊपर 27, 28, 29 में नहीं डिटरमाइन कर रहे हो तो रूल 30 के हिसाब से बेस्ड ऑन कॉस्ट आपको वैल्यू निकालनी होगी। जो भी कॉस्ट होगा, कॉस्ट के ऊपर 10% ऐड कर देना, दैट मींस 110% ऑफ द कॉस्ट। अगर मैन्युफैक्चरर है तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या फिर कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरर का 110%। अगर कोई ट्रेडर है जो गुड्स लेके आगे बेच देता है तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का 110% लेना, और अगर कोई सर्विस प्रोवाइडर है तो कॉस्ट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस का 110% लेना। एंड लास्टली रूल 31 में बोला रेजिडुअल मेथड। रेजिडुअल मेथड मतलब अगर आपको ऊपर कहीं से भी आंसर नहीं मिल रहा तो फिर रीजनेबल मींस कंसिस्टेंट विद द जनरल प्रिंसिपल्स, जनरल प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 15 एंड वैल्यूएशन रूल्स, उसके हिसाब से आपको वैल्यू सप्लाई निकालना होगा। लास्ट वाले ऑरेंज बॉक्स में बोला कि सप्लाई ऑफ सर्विसेज जो पर्सन करता है, ऐसे सप्लायर के पास में ऑप्शन होता है, ही कैन स्किप रूल 30 और डायरेक्टली रूल 31 से अपना वैल्यू ऑफ सप्लाई निकाल सकते हैं। तो ये सप्लायर ऑफ सर्विस को यहाँ पे एक ऑप्शन दिया गया। ये सारे रूल्स हुए हमारे रूल 27 से लेकर के रूल 31 तक एंड 15(4) वाला सेक्शन हमने कर लिया, दैट इज 15(5). ठीक है, नेक्स्ट है सेक्शन 15(5) और ये है वैल्यू ऑफ सप्लाईज इन केस ऑफ स्पेसिफाइड कैटेगरी ऑफ गुड्स और सर्विसेज। कुछ स्पेसिफाइड कैटेगरी ऑफ गुड्स और सर्विसेज है जिनके लिए इन्होंने बोला वैल्यू ऑफ सप्लाई आपको सेक्शन 15(5) से देखना होगा। 15(5) के अंदर दो रूल्स का रेफरेंस है, एक है रूल 31A और दूसरा है रूल 32। रूल 31A है लॉटरी, बेटिंग, गैम्बलिंग या फिर हॉर्स रेसिंग के केसेस में वैल्यू ऑफ सप्लाई निकालने के लिए। दो पॉइंट्स अलग अलग बताए हैं। अगर लॉटरी के केस में वैल्यू ऑफ सप्लाई निकालना है तो यहाँ पे अलग से निकलेगा, और उसके अलावा बेटिंग, गैम्बलिंग या फिर हॉर्स रेसिंग के केस में वैल्यू ऑफ सप्लाई निकालना है तो वो अलग तरीके से निकलेगा। पहले देखते हैं लॉटरी वाला। लॉटरी के लिए अगर आपको वैल्यू ऑफ सप्लाई निकालना है 100, उसके लिए 100/128 ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ टिकट या फिर 100/128 ऑफ द अमाउंट नोटिफाइड इन द ऑफिशियल गजेट बाय द ऑर्गेनाइजिंग स्टेट व्हिचएवर इज हायर। ये दोनों में से जो भी हायर वैल्यू होगी वो हो जाएगी आपकी वैल्यू ऑफ सप्लाई लॉटरी के लिए। अब यहाँ पे 100/128 क्यों करना है? क्योंकि अगर कोई भी ट्रांजैक्शन में ये लोग लॉटरी के लिए अज्यूम करते हैं कि इसमें जीएसटी 28% इंक्लूसिव है, तो जीएसटी को आपको एक्सक्लूड करना पड़ता है, 28% वाली जीएसटी को एक्सक्लूड करना है, तो इसलिए 100/128 करना पड़ता है। दूसरा, अगर बेटिंग, गैम्बलिंग या फिर हॉर्स रेसिंग का कोई ट्रांजैक्शन है तो उसके लिए वैल्यू ऑफ सप्लाई निकालने के लिए आपको लेना है 100% ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ द बेट और अमाउंट पेड इनटू द टोटलाइजेटर। 100% का मतलब होता है इक्वल टू, तो जो भी फेस वैल्यू ऑफ द बेट है वो या फिर अमाउंट पेड इनटू द टोटलाइजेटर वो ही हो जाती है वैल्यू ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ बेटिंग, गैम्बलिंग या फिर हॉर्स रेसिंग इन अ रेस क्लब। ये था रूल 31A। उसके बाद रूल 32 है, और रूल 32 के अंदर एक अलग दुनिया चलती है। इन्होंने पूरे रूल 32 के अंदर ऐसे 5-6 ट्रांजेक्शन बताए जिनके लिए वैल्यू ऑफ सप्लाई निकलेगी। पहले रूल 32(2) देखते हैं। रूल 32(2) है वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस फॉर परचेज और सेल ऑफ फॉरेन करेंसी इंक्लूडिंग मनी चेंजिंग की सर्विस। दो मेथड्स हैं यहाँ पे, फर्स्ट मेथड और सेकंड मेथड। फर्स्ट मेथड में इन्होंने बोला कि अगर जो भी मनी चेंजर ने बाइंग या सेलिंग किया है तो वो बाइंग या सेलिंग रेट को आपको कंपेयर करना है आरबीआई रेफरेंस रेट से, और इन दोनों के बीच में जो भी डिफरेंस आएगा उस डिफरेंस को मल्टीप्लाई कर देना टोटल यूनिट्स ऑफ करेंसी एक्सचेंज, यही आपके ट्रांजेक्शन की वैल्यू ऑफ सप्लाई हो जाएगी। पॉइंट बी में उसी में बोला कि अगर कोई करेंसी की ऐसी है जिसके लिए कोई आरबीआई रेफरेंस रेट नहीं है तो ऐसी करेंसीज के ऐसे ट्रांजैक्शंस में आपको क्या लेना है, जो भी आईएनआर वैल्यू होगा उस आईएनआर वैल्यू को 1% से मल्टीप्लाई कर देना, यही हो जाएगी वैल्यू ऑफ सप्लाई। और पॉइंट नंबर सी में बोला कि अगर कोई ऐसा ट्रांजेक्शन है जहां पे ना आईएनआर लिया है ना आईएनआर दिया है, क्योंकि वो प्योरली एक फॉरेन करेंसी का ट्रांजेक्शन था, डॉलर लिया और पाउंड दिया, ऐसे केस में आपको क्या करना है, पहले मान लो डॉलर पाउंड का ट्रांजेक्शन है तो पहले डॉलर को आरबीआई रेफरेंस रेट लगा के रुपये में कन्वर्ट कर देना, उसके बाद फिर पाउंड को आरबीआई रेफरेंस रेट लगा के रुपये में कन्वर्ट कर देना। अब आपके पास दो रुपये अमाउंट्स है, एक आपने डॉलर को कन्वर्ट करके लिया, दूसरा आपने पाउंड को कन्वर्ट करके लिया। इन दोनों रुपये अमाउंट्स में से जो भी लेसर वाला अमाउंट होगा उसको 1% से मल्टीप्लाई कर देना, ये आपके ट्रांजेक्शन की वैल्यू ऑफ सप्लाई बन जाएगी। ये मेथड 1 था, इन्होंने सारे एस्पेक्ट्स कवर करके बता दिए।
लेकिन अगर मेथड 1 से आपको नहीं मिल रहा या मेथड 1 आपको कंफर्टेबल नहीं लग रहा तो आपके पास दूसरा ऑप्शन है मेथड 2 चूज करने का। मेथड 2 के अंदर इनकम टैक्स के स्लैब की तरह इन्होंने स्लैब्स बताए हैं। अगर करेंसी जो एक्सचेंज की है वो अप टू ₹1 लाख की है तो ऐसे केस में जो भी ग्रॉस करेंसी एक्सचेंज का आपका अमाउंट है उसको मल्टीप्लाई कर देना 1% से, जो आंसर आएगा वही आपकी वैल्यू ऑफ सप्लाई हो जाएगी। दूसरा, जो अगर ग्रॉस करेंसी जो करेंसी एक्सचेंज की है वो 1 लाख से ज्यादा है, अप टू ₹10 लाख का ट्रांजेक्शन है, तो ऐसे केस में आपके पास एक स्लैब है तो 1 लाख वाला, उस 1 लाख को 1% मल्टीप्लाई कर दोगे, आपका आंसर आएगा 1000, प्लस 1 लाख से ऊपर जितनी भी वैल्यू है उसको 0.5% से मल्टीप्लाई कर दो, 1000 प्लस ये जो भी वैल्यू आपको आई है इन दोनों को जोड़ दो, आपके ट्रांजेक्शन की वैल्यू ऑफ सप्लाई निकल जाएगी। थर्ड केस, अगर जो ग्रॉस करेंसी एक्सचेंज की है वो वैल्यू 10 लाख से भी ज्यादा की है तो ऐसे केस में आपके पास दो स्लैब होंगे। 1 लाख वाला स्लैब है उसको 1% से मल्टीप्लाई करो, 1000 आ जाएगा। फिर 9 लाख का स्लैब है, 9 लाख का, उसको 0.5 से मल्टीप्लाई करो, 4500 आएगा। 1000 प्लस 4500 ये एक फिक्स अमाउंट आ गया 5500, प्लस 10 लाख के ऊपर जितनी भी आपकी करेंसी ग्रॉस करेंसी एक्सचेंज होगी उसको 0.1% से मल्टीप्लाई कर दो। आप दो वैल्यूज को जोड़ देना, 5500 प्लस जो भी आंसर आए दोनों को जोड़ दोगे, आपके ट्रांजेक्शन की वैल्यू ऑफ सप्लाई निकल जाएगी। यहां पे इन्होंने एक बात समझना, दोनों बताए हैं, मिनिमम वैल्यू भी बताया है, मैक्सिमम वैल्यू भी बताया है, ये पर ट्रांजेक्शन है। तो पर ट्रांजेक्शन जब आप इस तरीके से वैल्यू निकालोगे मेथड 2 के हिसाब से, आंसर अगर 250 से नीचे आ रहा है तो लिमिट मेक योर आंसर एज 250 बिकॉज वो एक मिनिमम वैल्यू है पर ट्रांजेक्शन की। और अगर किसी ट्रांजेक्शन में आंसर आपका 60,000 से भी ऊपर आ रहा है तो लिमिट योर आंसर टू 60,000 क्योंकि 60,000 रुपीज इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ सप्लाई पर ट्रांजेक्शन। मेथड 2 में इन्होंने एक नीचे एक नोट भी दिया है जो मैंने ऑरेंज वाले बॉक्स में रखा हुआ है। उस नोट में ये लिखा है कि अगर एक बार किसी ने मेथड 2 ऑप्ट कर लिया किसी फाइनेंशियल ईयर में, मेथड 1 स्विच करके मेथड 2 पे आ गया तो अब वो मेथड 2 से स्विच करके वापस मेथड 1 पे नहीं जा सकता। एक बार आपने उस फाइनेंशियल ईयर में स्विच कर लिया देन यू कैनॉट स्विच ऑफ टू दी, मतलब वापस से आप वो मेथड स्विच नहीं कर सकते। एक बार मेथड 2 में आ गए तो उस फाइनेंशियल ईयर में आपको मेथड 2 में ही रहना पड़ेगा, आप वापस से उसको स्विच नहीं कर सकते। उस फाइनेंशियल ईयर के नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में आप वापस से स्विच कर सकते हो। ये था रूल 32। उसके बाद में रूल 32(3) बात करता है एयर ट्रेवल एजेंट्स की। अगर एयर ट्रेवल एजेंट्स एयर टिकट की बुकिंग वाली सर्विस देते हैं, बुकिंग ऑफ एयर टिकट्स की सर्विस, एयरलाइंस की बात नहीं कर रहे हम, एयर ट्रेवल एजेंट्स जब बुकिंग ऑफ एयर टिकट्स की सर्विस देते हैं तो उनके लिए यहाँ पे वैल्यू ऑफ सप्लाई निकलेगा दो तरीके से। अगर उन्होंने डोमेस्टिक बुकिंग करी है तो बेसिक फेयर का 5% ले लेना, वो हो जाएगी वैल्यू ऑफ सप्लाई। और अगर उन्होंने इंटरनेशनल बुकिंग करी है तो बेसिक फेयर का 10% ले लेना, वो हो जाएगी वैल्यू ऑफ सप्लाई। देन यू हैव सर्विस इन रिलेशन टू लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस। अगर लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस के लिए वैल्यू ऑफ सप्लाई निकालना है तो यहाँ पे दो बातें, पहला तो एकदम इजी वाला है, अगर कोई ऐसी पॉलिसी है विच इज ओनली टुवर्ड्स रिस्क कवर तो ऐसे केस में जो भी प्रीमियम अमाउंट है इंटायर प्रीमियम अमाउंट विल बी द वैल्यू ऑफ सप्लाई। दूसरा, अगर कोई ऐसी पॉलिसी है विच इज विद अ ड्यूअल बेनिफिट जहां पे रिस्क कवर भी है और इन्वेस्टमेंट भी है, ऐसे केसेस में आपको 3 केसेस इन्होंने बताए हैं। पहला इन्होंने बोला अगर ऐसा कोई केस है जहां पे इन्होंने अमाउंट एलोकेटेड टुवर्ड्स इन्वेस्टमेंट ये इंटीमेट किया हुआ है, आपको बता दिया कि रिस्क कवर के लिए इतना है और इन्वेस्टमेंट के लिए कितना है, तो ऐसे केसेस में जो भी ग्रॉस प्रीमियम चार्ज किया है उसमें से माइनस कर देना अमाउंट एलोकेटेड टुवर्ड्स इन्वेस्टमेंट, जो बैलेंस बचेगा वो हो जाएगा वैल्यू ऑफ सप्लाई आपके ट्रांजेक्शन के लिए। दैट इज लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस के लिए। देन यू हैव ऐसी कोई पॉलिसी जो है सिंगल प्रीमियम एन्युइटी पॉलिसी जहां पे अमाउंट एलोकेटेड टुवर्ड्स इन्वेस्टमेंट इन्होंने इंटीमेट नहीं किया है, ऐसे केस में जो भी आपके पास प्रीमियम अमाउंट होगा सिंगल प्रीमियम उसको 10% से मल्टीप्लाई कर देना, वैल्यू ऑफ सप्लाई निकल जाएगा। थर्ड इज अदर केसेस, मतलब आप ऊपर के दोनों के अलावा अगर कोई भी अदर केस हुआ तो ऐसे में आपके पास दो इन्होंने बताए हैं। फर्स्ट ईयर में जो भी प्रीमियम अमाउंट है उसका 25% ले लेना, वैल्यू ऑफ सप्लाई हो जाएगी। और फर्स्ट ईयर के बाद दैट इज सेकंड ईयर एंड सब्सिक्वेंट ईयर्स के लिए प्रीमियम अमाउंट का 12.5% ले लेना, ये हो जाएगी वैल्यू ऑफ सप्लाई। अब इसके बाद में बहुत बढ़िया वाला एक कॉन्सेप्ट है मार्जिन स्कीम का। 32(5) रूल 32(5) में इन्होंने बताया है, ये 4 बातें इसमें मैंने कवर की है। पहली बात, ये स्कीम एप्लीकेबल कब होती है, एप्लीकेबिलिटी स्कीम की बताई है। मार्जिन स्कीम तब अप्लाई होती है जब सेकेंड हैंड गुड्स के लिए वैल्यूएशन करनी है। कोई डीलर है जो सेकेंड हैंड गुड्स बाय करता है, सेकेंड हैंड गुड्स सेल करता है, तो उस डीलर को जब सेकेंड हैंड गुड्स के लिए वैल्यू ऑफ सप्लाई निकालनी होगी तो मार्जिन स्कीम यूज करेगा। दूसरा, वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या होगा, इन्होंने बोला वैल्यू ऑफ सप्लाई होगा सेलिंग प्राइस माइनस परचेज प्राइस, जो भी आपका मार्जिन होता है वही वैल्यू ऑफ सप्लाई होगा। फॉर एग्जाम्पल, उसने जो कार का डीलर है उसने कार सेल की है 3 लाख रुपए में और कार परचेज की थी 2,50,000 में, तो 3 लाख माइनस 2,50,000 50,000 जो उसका मार्जिन है वही उस ट्रांजेक्शन के लिए वैल्यू ऑफ सप्लाई हो जाएगी।
और अगर नेगेटिव वैल्यू होगा तो इग्नोर द नेगेटिव वैल्यू। फॉर एग्जांपल अगर 3 लाख की जो कार की सेलिंग प्राइस है उसको परचेज अगर किया था 4 लाख में, तो यहाँ पे नेगेटिव -1 लाख होगा, मतलब नेगेटिव वैल्यू होगा 1 लाख का, वो इग्नोर कर देना। ऐसे केस में वैल्यू ऑफ सप्लाई कुछ भी नहीं होगा। देन यू हैव आईटीसी। इन्होंने बोला कि जो भी मार्जिन स्कीम का बेनिफिट ले रहा है वो आईटीसी नहीं ले सकता है। ऑन परचेज ऑफ दो सेकेंड हैंड गुड्स पे वो आईटीसी नहीं ले सकता। अगर वो आईटीसी ले रहा है तो फिर मार्जिन स्कीम नहीं मिलेगी, उसका वैल्यूएशन नॉर्मल रूल से, नॉर्मल प्रोविजन से करना होगा। सेक्शन 15(1), 15(2), 15(3) के हिसाब से वैल्यूएशन करना होगा। दैट मींस अगर मार्जिन स्कीम ले रहे हो तो आईटीसी नहीं मिलेगा, और अगर आईटीसी लेना चाहते हो तो फिर मार्जिन स्कीम का बेनिफिट नहीं मिलेगा। अब उसके बाद में बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये है परचेज वैल्यू फॉर द गुड्स विच आर रीपोजेस्ड फ्रॉम अ डिफॉल्टिंग बोरोवर। देखो ये मार्जिन स्कीम है। पॉइंट नंबर 2 में देखो वैल्यू ऑफ सप्लाई में मैंने लिखा सेलिंग प्राइस माइनस परचेज प्राइस। तो वो परचेज प्राइस अगर डिटरमाइन करना होगा किसी केस में, वो पॉइंट 4 में बताया। कौन सा केस? जब गुड्स को रीपोजेस किया है किसी डिफॉल्टिंग बोरोवर से। कोई लेंडर है, उसने पैसे उधार पे लिए थे किसी पर्सन को। अब उस पर्सन ने, जिसने बोरोवर ने, जिसने ये लोन लिया था उसने कुछ महीनों के लिए ईएमआई चुकाया, बाद में 5-6 महीनों के बाद में वो ईएमआई नहीं चुका रहे, तो लेंडर ने गुस्से में आके उसके गुड्स को रीपोजेस कर लिया। अब लेंडर तो ऐसे कई लोगों के गुड्स को रीपोजेस कर देता होगा और सेल कर देता होगा और अपने पैसों की रिकवरी कर लेता होगा, लोन अमाउंट की। ऐसे केस में अगर वो लेंडर वो एक मार्जिन स्कीम का बेनिफिट लेना चाहता है तो वो बेनिफिट कैसे लेगा? सेलिंग प्राइस माइनस परचेज प्राइस। सेलिंग प्राइस उसने मान लो कार ही ली थी और कार को उसने 3 लाख में सेल कर दिया, लेकिन उसमें से परचेज प्राइस माइनस क्या करेगा? वो परचेज उसने थोड़ी किया, वो तो बोरोवर ने परचेज किया था। तो इसके लिए इन्होंने बोला परचेज प्राइस अगर डिफॉल्टिंग गुड्स रिपोजेस के केस में आपको डिटरमाइन करना है तो कैसे करोगे। पहले वाला केस इन्होंने बताया कि अगर कोई डिफॉल्टिंग बोरोवर जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है, वो अनरजिस्टर्ड डिफॉल्टिंग बोरोवर से गुड्स रिपोजेस किए हैं, तो क्या करना, जो भी उस बोरोवर ने परचेज किया था उसकी परचेज वैल्यू ले लेना, माइनस करना रिडक्शन एट द रेट ऑफ 5% पर क्वार्टर और पार्ट ऑफ द क्वार्टर। जैसे आप इनकम टैक्स में डेप्रिसिएशन लगाते हो, अकाउंट्स में डेप्रिसिएशन लगाते हो, वैसे ही आपको जो भी परचेज वैल्यू है बोरोवर की परचेज वैल्यू, उस परचेज वैल्यू में से रिडक्शन करनी है। यहाँ पे रिडक्शन बोलेंगे 5% पर क्वार्टर या पार्ट ऑफ द क्वार्टर से, माइनस करने के बाद जो भी अमाउंट बचेगा वो हो जाएगा परचेज वैल्यू उस पर्सन के लिए हु इज मेकिंग द रिपोजेशन, वो लेंडर के लिए जिसने गुड्स को रिपोजेस किया है। अब मेरे को यहाँ पे आपको 2 बातें डिस्कस करनी है। ये जो 5% का रिडक्शन अलाउ किया कि कितने पीरियड के लिए अलाउ किया है, और दूसरा जीएसटी में क्वार्टर का मतलब क्या होता है, ये 2 डिस्कशन करनी है। पहली बात तो ये पीरियड पे ध्यान देना, वहां पे स्टार मार्क करके रखना। पीरियड का स्टार्टिंग और एंडिंग पीरियड आपको लेना है। स्टार्टिंग कौन सा लेना है? जिस दिन से उस पर्सन ने परचेज करी थी, परचेज डेट उसकी लेनी है बोरोवर की, और सेल डेट लेनी है ये पर्सन जिसने रिपोजेस किया है इसकी सेल डेट लेनी है। इतना पीरियड, परचेज डेट बोरोवर की और सेल डेट लेंडर की, इतना पीरियड आपको लेना है। और इतने पीरियड के अंदर जितने भी क्वार्टर होंगे या पार्ट ऑफ द क्वार्टर होंगे, आपको 5% का रेट लेना है। 5% पर क्वार्टर, पार्ट ऑफ द क्वार्टर, माइनस करने के बाद में जो आंसर आएगा वो हो जाएगा परचेज प्राइस, वो रिपोजेस करने वाले पर्सन के लिए। अब क्वार्टर का मतलब यहाँ पे क्या होता है ये भी ध्यान दो, यहाँ पे इसको अच्छे से समझो। मान लो जो परचेज डेट आपको दी गई है वो 2 Feb की है, और जो सेल डेट, डेट ऑफ डिस्पोजल है, वो 2 नवंबर की है। इतने पीरियड के बीच में यहाँ पे 4 क्वार्टर कंसिडर होंगे, क्योंकि जैन फेब मार्च को भी एक फुल क्वार्टर लिया जाएगा, पार्ट ऑफ द क्वार्टर को भी यहाँ पे एक फुल क्वार्टर की तरह माना जाएगा। उसके बाद अप्रैल मई जून का एक क्वार्टर, जुलाई अगस्त सितंबर का एक क्वार्टर, और लास्ट में अक्टूबर नवंबर दिसंबर जो पार्ट ऑफ द क्वार्टर है उसको भी लिया जाएगा। एंड 5% पर क्वार्टर और पार्ट ऑफ द क्वार्टर, तो 5 20% का रिडक्शन होगा इस पर्टिकुलर केस में, क्योंकि जीएसटी में क्वार्टर का मतलब होता है 3 कॉन्सेक्यूटिव मंथ स्टार्टिंग फ्रॉम द मंथ ऑफ जनवरी। जैन फेब मार्च को भी एक क्वार्टर लिया जाएगा, अप्रैल में जून को भी एक क्वार्टर लिया जाएगा। अकॉर्डिंगली 3 मंथ्स का यहाँ पे सेट लिया जाएगा। पार्ट ऑफ द क्वार्टर अगर एक दिन भी उस क्वार्टर के अंदर आएगा तो वो भी पार्ट ऑफ द क्वार्टर माना जाएगा, उसके लिए भी 5% लेंगे। ठीक है, ये बिल्कुल एक अलग कॉन्सेप्ट है, इस पर ध्यान देना। यहाँ पे डू नॉट लूज योर मार्क्स ऑन दिस पॉइंट। ये पूरी बातें हमने करी। फोर्थ पॉइंट का ए मैंने तुमको बताया, अभी फोर्थ पॉइंट का बी बता रहा हूं। अगर जो गुड्स किसी डिफॉल्टिंग बोरोवर से जो रिपोजेस किए, वो डिफॉल्टिंग बोरोवर अगर जीएसटी में रजिस्टर्ड है, तो ऐसे केस में इन्होंने बोला यहाँ पे कोई भी रिडक्शन अलाउ नहीं होगा, और जिसने गुड्स को रिपोजेस किया है उस पर्सन को यहाँ पे जीएसटी पे करना होगा उस डिफॉल्टिंग बोरोवर पे, क्योंकि वो जीएसटी में रजिस्टर्ड है। ऐसे केस में होगा क्या, सेक्शन 7(1)(c) अप्लाई हो सकता है, जहां पे शेड्यूल 1 में पैरा 1 में लिखा है कि परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ अ बिजनेस एसेट ऑन विच आईटीसी हैज बीन अवेल्ड। वो जीएसटी में रजिस्टर्ड है, उसके गुड्स का परमानेंट ट्रांसफर हो रहा है, रिपोजेसिंग लेंडर उन गुड्स को ले रहा है, वो बिजनेस एसेट जिन पे उस पे आईटीसी लिया गया था। अज्यूमिंग कि उसने पर्सन ने आईटीसी लिया है, तो ऐसे केस में
क्योंकि वो ईएमआई नहीं चुका पा रहा है तो उसके पास इतने पैसे हैं ही नहीं, तो जिसने रीपोजेस किया है उस पर्सन को जीएसटी लायबिलिटी पे करनी होगी, एंड दैट टू विदाउट एनी रिडक्शन फ्रॉम द एक्चुअल और नोशनल परचेज प्राइस। ठीक है, तो जो रीपोजेस कर रहा है उस पर्सन को जीएसटी लायबिलिटी पे करना होगा। ये सारी बातें थी हमारी सेक्शन 32 रूल 32(5) से लेकर के जो मार्जिन स्कीम के बारे में बातें की। अब लास्ट में एक पॉइंट दिख रहा है तुमको 32(6) एकदम स्क्रीन के नीचे दिख रहा होगा, वैल्यू सप्लाई इन रिलेशन ऑफ रिडीमेबल वाउचर्स या फिर स्टैम्प या कूपन या टोकन के केस में। ऐसे केस में आपको वैल्यू सप्लाई लेना है, मनी वैल्यू ऑफ द सप्लाई इज रिडीमेबल अगेंस्ट सच कूपन्स, वाउचर्स, स्टैम्प्स, टोकन। उस वाउचर या जो भी स्टैम्प के अगेंस्ट जो भी आप रिडीमेबल गुड्स होते हैं, रिडीमेबल जो भी चीजें होती हैं उनकी मनी वैल्यू ले लेना है, वही उसकी वाउचर की वैल्यू सप्लाई मांगी जाएगी। रूल 32(6) था। रूल 32(7) मैंने पर्पसली काट के रखा है क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट को नोटिफिकेशन लाने का पावर है। अब तक इन्होंने कुछ नोटिफाई नहीं किया हुआ है, कुछ क्लास ऑफ पर्संस को ये नोटिफाई कर सकते हैं, बट अब तक इन्होंने नोटिफाई नहीं किया है, तो ये सेक्शन अभी इनवैलिड है, ये रूल अभी इनवैलिड है। इसके ऊपर कोई भी बातें नहीं करेंगे, कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। बात करते हैं नेक्स्ट, इसके बाद रूल 33 पे जाएंगे और रूल 33 की सारी बातें करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है रूल 33, ये है वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज इन केस ऑफ अ प्योर एजेंट। अगर प्योर एजेंट के केस में वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस निकालना है तो क्या क्या करना होगा। इसको यहाँ पे समझने से पहले, इसको रीड करने से पहले आप ट्रांजैक्शन में समझो कि प्योर एजेंट के केस में होता क्या है। पहली बात, यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दो पार्टी दिख रही है ब्लू कलर के अंदर और एक पार्टी दिख रही है ग्रीन के अंदर। वो ग्रीन पार्टी इज नॉट दैट रिलेवेंट फॉर द कॉन्वर्जेशन। दो ब्लू पार्टीज के बीच में बात कर रहे हैं। एक सप्लायर है मिस्टर राजू, वो एक सप्लाई ऑफ सर्विस दे रहा है रेसिपिएंट मिस्टर सनी। इनके बीच में ट्रांजैक्शन क्या हो रहा है, स्टेप वाइज मैं बताऊंगा। ये स्टेप वाइज जब आप समझोगे, आपका वहां पे रूल 33 के अंदर काफी सारा कंटेंट वहीं पे खत्म हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट स्टेप, मिस्टर राजू एक सप्लाई ऑफ सर्विस दे रहे हैं, कार रिपेयरिंग की सर्विस दे रहे हैं मिस्टर सनी को, जो कि रेसिपिएंट है। 2000 रुपए का यहाँ पे इनके बीच में कंसिडरेशन की बात हुई है। कार रिपेयरिंग की सर्विस होगी, 2000 रुपए का कंसिडरेशन। जैसे इसने कार रिपेयरिंग की सर्विस चालू की, यहाँ पे पता चला कि उस कार के अंदर कोई पार्ट खराब हो गया, स्पेयर पार्ट्स लगवाने पड़ेंगे, उस पार्ट को निकाल के एक नया पार्ट लगाना पड़ेगा। रेसिपिएंट को इन्फॉर्म किया तो रेसिपिएंट ने बोला मुझे कार के बारे में कुछ पता नहीं है, तो राजू आप ही जाकर के मेरे बिहाफ पे मार्केट से गुड्स खरीद लो, थर्ड पार्टी से गुड्स खरीद लो और थर्ड पार्टी को पेमेंट कर दो, उस कार में फिट कर दो, जो भी पैसा होगा मैं आपको दे दूंगा। दिस इज कॉल्ड एज ऑथोराइजिंग। यहाँ पे जो सनी मिस्टर सनी है, इसने ऑथोराइज कर दिया सप्लायर मिस्टर राजू को, ऑथोराइज कर दिया टू एक्ट एज अ प्योर एजेंट ऑन हिज बिहाफ, कि मेरे बिहाफ पे आप प्योर एजेंट की तरह थर्ड पार्टी से गुड्स खरीद लो, उसको थर्ड पार्टी को पेमेंट कर दो एज अ प्योर एजेंट ऑन बिहाफ ऑफ द रेसिपिएंट। ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, हालांकि अपने स्टेप का पार्ट नहीं है, बस ये एक इंफॉर्मेशन है। स्टेप नंबर 2, जब इसको ऑथराइजेशन मिल गई, ये थर्ड पार्टी से गुड्स लेता है, थर्ड पार्टी को पेमेंट करता है, जस्ट एक्टिंग एज अ प्योर एजेंट। उस टाइम पे ही जस्ट एक्टिंग एज अ प्योर एजेंट, किसी थर्ड पार्टी मिस्टर सनी के लिए गुड्स ले रहा है, मिस्टर सनी के बिहाफ पे पेमेंट दे रहा है। ये स्टेप नंबर 2 है। स्टेप नंबर 3, वो गुड्स को लेके आया, उस गाड़ी में फिट कर देगा, सब कुछ ठीक कर देगा, गाड़ी को रिपेयर कर देगा। उसकी डिलीवरी देते वक्त मिस्टर सनी को जब वो इनवॉइस देता है, उस इनवॉइस के अंदर वो स्पेसिफिकली क्लियर कर देगा कि इस इनवॉइस के अंदर मेरी जो कार रिपेयरिंग की सर्विस की मैंने बात की थी, उसके 2000 रुपए जो मैंने चार्जेस आपको बताए थे, प्लस एज अ प्योर एजेंट मैंने आपके बिहाफ पे कुछ खरीदा, कुछ गुड्स खरीदे थे जो मैंने आपको बोला था, एज अ प्योर एजेंट मैं खर्चा करने वाला हूं, वो अमाउंट है 3000 का और टोटल 5000 का इनवॉइस बना करके वो देगा। यहां पे होगा क्या, आप टेक्निकली समझो, मिस्टर राजू ने उसको सर्विस जो देनी थी वो 2000 रुपए की देनी थी, लेकिन इनवॉइस बनाना पड़ा 5000 का, क्योंकि 3000 का खर्चा भी उसने किया। ये हम ऐसे भी तो समझ सकते हैं, सेक्शन 15(2)(c) के हमने देखा था, जो भी इंसिडेंटल एक्सपेंसेस, एनीथिंग एल्स व्हिच इज डन बाय द सप्लायर बिफोर और एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, तो उसको ऐड करना होगा। तो ये 3000 रुपीज भी सप्लायर को ऐड कर देना होगा इनवॉइस के अंदर। लेकिन अब 5000 के ऊपर टैक्स लग जाएगा, तो ये अच्छी बात नहीं होगी। रूल 33 ने यहाँ पे एक बेनिफिट दिया, बोला ठीक है ठीक है ठीक है। अब वो ब्लू वाला पार्ट नीचे पढ़ो, the expenditure or cost which is incurred by the pure agent, incurred by the supplier as a pure agent of the recipient shall be allowed to be excluded from the value of supply if all the following conditions are satisfied। नीचे 3 कंडीशन है, हम लोग देखेंगे वहां पे। वो 3 कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो रही है तो डेफिनेटली मिस्टर राजू को उस वैल्यू ऑफ सप्लाई में से जो 5000 रुपया है, उसमें से ये 3000 रुपीज माइनस करने को मिल जाएगा। मतलब बैक टू स्क्वायर वन, उसका जो भी वैल्यू ऑफ सप्लाई है वो 2000 रुपया ही माना जाएगा, विच इज एक्चुअली द आइडियल केस, और ऐसा ही होना चाहिए। ठीक है, अब आ जाओ तुम यहाँ पे इस केस में। यहाँ पे अब इस तुमको ये ट्रांजेक्शन समझ में आएगा। पहला वाला रेफरेंस टेबल है, क्योंकि ये मेरे को खुद को कंफ्यूजन होता था कि ये कहाँ पे क्या ऐड करना है।
तो देखो ट्रांजैक्शन वैल्यू 15.1 के हिसाब से होगा प्लस 15.2 के हिसाब से जो भी इंक्लूजन होती है वो सारी चीजें ऐड होंगी, 15.3 के हिसाब से सब कुछ माइनस होगा। एंड एक्सपेंडिचर और कॉस्ट विच इज इनकर्ड बाय द सप्लायर एज अ प्योर एजेंट, वो भी उसको माइनस करने को मिलेगा, और वो माइनस करने के बाद में जो अमाउंट आएगा वो हो जाएगी मिस्टर राजू की वैल्यू ऑफ सप्लाई। पहले तो 3000 वो इंक्लूड करेगा 15.2C के हिसाब से इंसिडेंटल एक्सपेंसेस और एनीथिंग विच इज इनकर्ड बाय द सप्लायर, जो भी सप्लायर ने चार्ज किया है, एनीथिंग एल्स डन बाय द सप्लायर इन रिलेशन टू सप्लाई बिफोर और एट द टाइम ऑफ डिलीवरी ऑफ द गुड्स, वो सारी चीजें उसको ऐड करनी होंगी, तो वहां पे ऐड कर देगा, लेकिन नीचे वापस उसको माइनस करने मिलेगा। लेकिन ये अमाउंट उसको माइनस करने तब मिलेगा, पॉइंट नंबर 2 में बोला ये सब ये जो भी अमाउंट उसने खर्चा किया एज अ प्योर एजेंट वो उसको माइनस करने मिलेगा इफ ऑल द फॉलोइंग 3 कंडीशंस आर कंप्लाइड। ये तीनों कंडीशन अगर कंप्लाई होती है तो ही वो 3000 माइनस करने को मिलेगा, नहीं तो 3000 नहीं माइनस कर पाएगा और 5000 रुपीज के ऊपर ही जीएसटी लगेगा। मिस्टर राजू को अपने इनवॉइस पे 5000 पे जीएसटी लगाना पड़ेगा, पहली कंडीशन। अब ये जो 3 कंडीशन है ये एक्चुअली मैंने तुमको उस ट्रांजेक्शन में इस एग्जांपल में समझा दी। पहली कंडीशन, सप्लायर जस्ट एक्टिंग एज अ प्योर एजेंट। यस डेफिनेटली, हमने स्टेप नंबर 2 में देखा था जब मिस्टर राजू थर्ड पार्टी से गुड्स या सर्विसेज ले भी रहा है, गुड्स ले रहा था, ही वाज जस्ट एक्टिंग एज अ प्योर एजेंट, और जब वो पेमेंट दे रहा था ही वाज जस्ट एक्टिंग एज अ प्योर एजेंट। वो खुद के बिहाफ पे कुछ नहीं कर रहा था, वो तो बस मिस्टर सनी के बिहाफ पे गुड्स ले रहा था और मिस्टर सनी के बिहाफ पे पेमेंट दे रहा था। ये स्टेप नंबर, ये पहली कंडीशन थी। दूसरी वाली कंडीशन इन्होंने बोला जब भी ये जो सप्लायर है रेसिपिएंट को इनवॉइस देगा, उस इनवॉइस में ही शुड सेपरेटली इंडिकेट द अमाउंट विच इज इनकर्ड एज अ प्योर एजेंट। तो डेफिनेटली अपने एग्जांपल में मैंने स्टेप 3 में बताया था कि इनवॉइस के अंदर उसने सेपरेटली इंडिकेट किया था कि 2000 के अलावा 3000 रुपए मैंने इनकर किए हैं एज अ प्योर एजेंट, तो उसने सेपरेटली इंडिकेट किया था, वो भी सेटिस्फाई हो गया। थर्ड वाली कंडीशन जो मैंने एग्जाम्पल का सबसे पहला वाला पॉइंट बताया था, पहला वाला स्टेप, दैट इज जो भी सप्लाईज इसने प्रोक्यूर की है, दो सप्लाईज आर इन एडिशन to the services provide to the supplies provided on his own account। तो ये मिस्टर राजू अपनी वाली कौन सी सर्विस दे रहा है, अपनी तो वो कार रिपेयरिंग की सर्विस दे रहा है, एंड इन एडिशन टू दैट वो कुछ गुड्स प्रोक्यूर करता है उस रेसिपिएंट के लिए। तो यहाँ पे ये वाली कंडीशन भी कंप्लाई हो जाती है। अगर तीनों कंडीशन कंप्लाई होती है तो वैल्यू ऑफ सप्लाई में से आपको ये माइनस करने मिल जाएगा, एक्सपेंडिचर और कॉस्ट विच इज इनकर्ड एज अ प्योर एजेंट। अगर एक भी कंप्लाई नहीं हुई तो वैल्यू ऑफ सप्लाई में से माइनस नहीं कर पाएंगे वो जो भी एक्सपेंडिचर उसने एज अ प्योर एजेंट किए। अब और एक बात समझना, यहाँ पे और एक चीज भी कंप्लाई करनी पड़ेगी, मीनिंग। पॉइंट नंबर 3 में बोला गया कि प्योर एजेंट का मीनिंग क्या है, कौन है वो पर्सन जो प्योर एजेंट कहलाया जाएगा। ये भी रूल 33 के अंदर ही लिखा हुआ है। इन्होंने बोला कि ये चारों बातें होनी चाहिए, ये चारों कंडीशन जो पॉइंट 3 में लिखी है ये भी कंप्लाई होनी चाहिए। तो कोई भी पर्सन प्योर एजेंट ऐसे ही नहीं कहलाया जाएगा जब इसमें ABCD जो 3 के अंदर ABCD लिखे हुए ये चारों बातें होंगी, तब जाकर के वो पर्सन प्योर एजेंट कहलाया जाएगा। पहला पॉइंट बोला कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशन, सप्लायर एंड रेसिपिएंट के बीच में एक कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट होना चाहिए जहां पे ये अग्री कर रहा है दैट ही विल एक्ट एज अ प्योर एजेंट और ये उसको ऑथराइज भी कर देता है एज अ प्योर एजेंट। इनके बीच में कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट होना चाहिए। दूसरा पॉइंट, ये जो सप्लायर है हु इज एक्टिंग एज अ प्योर एजेंट, जब ये थर्ड पार्टी से कोई गुड्स और सर्विसेज प्रोक्यूर करता है, ही डज नॉट होल्ड टाइटल टू दोस गुड्स और सर्विसेज, नीदर इंटेंड्स टू होल्ड एनी टाइटल टू दोस गुड्स और सर्विसेज। वो गुड्स और सर्विसेज लेता है और वहां पे रेसिपिएंट को प्रोवाइड कर देता है। तीसरी कंडीशन, he does not use those goods or services for his own purpose। जब भी वो गुड्स और सर्विसेज लेता है वो सीधा रेसिपिएंट को प्रोवाइड कर देता है। he does not use it for his own purpose, for his own interest। फोर्थ एंड द लास्ट एंड द वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन, ये जब भी रेसिपिएंट से अमाउंट रिकवर करता है, he recovers only the actual amount। अगर 3000 रुपए खर्चे किए थे तो 3000 रुपए ही रिकवर करना चाहिए। अगर इसने 1 रुपया भी ज्यादा रिकवर किया, 3000 की जगह पे 3100 या 3200 लिया, ऐसे केस में फोर्थ कंडीशन कंप्लाई नहीं होगी, ये प्योर एजेंट नहीं कहलाया जाएगा और ऐसे केस में उसको वैल्यू ऑफ सप्लाई में से ये 3000 रुपीज एक्सक्लूड करने नहीं मिलेगा। दैट क्लियरली मींस अगर 3000 रुपए खर्चा किए तो अपने रेसिपिएंट से 3000 ही रिकवर करना चाहिए, रिकवर होना चाहिए ओनली द एक्चुअल अमाउंट। ये चारों कंडीशन कंप्लाई करनी होगी तब जाकर के वो प्योर एजेंट कहलाया जाएगा। और एक बात बोलूं, कंक्लूजन, ये पॉइंट मैंने इंस्टीट्यूट केस में से ही देखा है लेकिन उसको थोड़ा सा अच्छे से ड्राफ्ट कर दिया। मतलब पॉइंट नंबर 2 के अंदर 3 कंडीशन है वो भी कंप्लाई होनी चाहिए, एंड पॉइंट नंबर 3 के अंदर जो 4 कंडीशन है वो भी कंप्लाई हो जानी चाहिए। अगर पॉइंट नंबर 2 की कोई भी कंडीशन कंप्लाई नहीं हुई और पॉइंट नंबर 3 की कोई भी कंडीशन कंप्लाई नहीं हुई तो ऐसे केस में वो उसको वैल्यू ऑफ सप्लाई में से ये अमाउंट एक्सक्लूड करने को नहीं मिलेगा। ठीक है, ये अमाउंट उसको एक्सक्लूड करने नहीं मिलेगा जो उसने खर्चा किया एज अ प्योर एजेंट।
ये पूरी बातें थी प्योर ओरिजिन की, यहाँ पे पूरा प्योर ओरिजिन का कॉन्सेप्ट खत्म होता है। नीचे एक एग्जाम्पल है जो आईसीए की मॉड्यूल में भी था और जो बेयर एक्ट के अंदर भी है, जो रूल 33 जहाँ पे बेयर एक्ट में लिखा है, जीएसटी एक्ट में, वहां पे भी एग्जाम्पल था, मैंने उस बेयर एक्ट में से ही निकाल दिया, इंस्टीट्यूट ने भी वहीं से वो एग्जाम्पल डाला हुआ है, तो इसको आप रीड कर सकते हो, आपको समझ में आ जाएगा। ये पूरी बातें थी रूल 33 की। रूल 33 अच्छे से हो गया, आई होप तुमको ये सब कुछ समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट जाते हैं, दो एकदम पपलू से रूल है, रूल 34 एंड रूल 35। रूल 34 बोलता है कि अगर कोई रेट ऑफ एक्सचेंज का अगर आपको बात की जा रही है, मतलब वैल्यू ऑफ सप्लाई डिटरमाइन करना है और वहां पे कुछ फॉरेन करेंसी का अमाउंट है, तो उस फॉरेन करेंसी को कन्वर्ट करने के लिए आपको रेट ऑफ एक्सचेंज की जरूरत लगेगी। रेट ऑफ एक्सचेंज क्या लेना है? फॉर डिटरमाइनिंग द वैल्यू ऑफ सप्लाई। अगर गुड्स के लिए रेट ऑफ एक्सचेंज आपको चाहिए तो वो वाला लेना विच इज नोटिफाइड बाय सीबीआईसी अंडर द कस्टम्स एक्ट। और किस डेट का लेना है? ऑन द डेट ऑफ टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स। और अगर सर्विसेज के लिए आपको रेट ऑफ एक्सचेंज लेना है तो वो रेट लेना विच इज एज पर गैप, दैट इज जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। किस डेट का लेना है? ऑन द डेट ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज का आपको रेट ऑफ एक्सचेंज लेना है। ये पपलू सा रूल था, रूल 34। उसके बाद रूल 35 बात करता है डिटरमाइनिंग द टैक्स अमाउंट वेयर वैल्यू इज इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी। अगर वैल्यू इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी तो उसमें से टैक्स का अमाउंट कैसे निकालोगे? ये आपको पता है, बैक कैलकुलेशन से आप निकालते हो। ये कब होगा जनरली? देखो मैंने आपको बताया था 15(2)(d) के अंदर इंटरेस्ट, लेट फी और पेनल्टी फॉर डिलेड पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन जब आप चार्ज करते हो, तो अगर एग्जाम में कुछ स्पेसिफाई नहीं किया तो अज्यूम करना कि ये 5000 इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी है, तो ऐसे केस में आपको टैक्स का अमाउंट अलग से निकालना, कंप्यूट करना पड़ेगा। अज्यूम करते हैं कि इसके अंदर 18% जीएसटी इंक्लूडेड है, तो जो भी ऐसा वैल्यू इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी है मल्टीप्लाई करना 18 डिवाइड बाय 118, ऐसा करोगे आपको टैक्स का अमाउंट निकल जाएगा। ये पूरी डिस्कशन थी हमारी रूल 35 से लेकर के। अब जाते हैं और आगे जाके देखते हैं कि सर्कुलर में क्या है। 2 सर्कुलर है, उसके बाद चैप्टर खत्म, ठीक है। ये है वो रेलेवेंट सर्कुलर जो मुझे तुम्हारे साथ डिस्कस करने हैं। 2 सर्कुलर है, एक तो तुमको स्क्रीन पे ही दिख रहा है, ये पहला वाला सर्कुलर है। दूसरा सर्कुलर तुमको स्क्रीन के एकदम नीचे वाले साइड दिखेगा, तो पहले फर्स्ट वाला खत्म कर देंगे, फिर सेकंड वाले पे आएंगे। अब इसके अंदर 2 बातें हैं, केस 1 और केस 2। इसको एक एग्जांपल से समझाता हूं मैं तुमको, एग्जांपल नहीं सॉरी, इसी से समझाता हूं तुमको, लेकिन एक तरीके से समझाता हूं। ओईएम और कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर की बात की है। यहां पे आ जाओ, स्क्रीन के इस तरफ देखो, तुमको दिखेगा एक नॉर्मल ट्रांजैक्शन है कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर और ओईएम के बीच में है। कभी कोई कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर सप्लाई ऑफ कंपोनेंट्स करता है, ओईएम से उसको कंसिडरेशन मिलता है, फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपीस का कंसिडरेशन मिल रहा है। ये सप्लायर है, वो रेसिपिएंट है। क्या होगा वैल्यू ऑफ सप्लाई? सिंपल सी बात है, एक नॉर्मल ट्रांजैक्शन है, वैल्यू ऑफ सप्लाई 1 लाख का होगा। लेकिन इस ट्रांजैक्शन में इशू क्या हुआ? इशू ये हुआ कि इन्होंने बोला व्हाट इफ ऐसे वाले ट्रांजैक्शन में जहां पे इसने सप्लाई ऑफ कंपोनेंट्स किया, इसको कंसिडरेशन भी मिला 1 लाख का, लेकिन इस ट्रांजैक्शन में हुआ ऐसा कि जो रेसिपिएंट है ओईएम, इस रेसिपिएंट ने मोल्ड्स एंड डाइज फ्री ऑफ कॉस्ट में दे दिए उस सप्लायर को। तो ये जो इसने फ्री ऑफ कॉस्ट में मोल्ड्स एंड डाइज दिए हैं उस सप्लायर को, इसको कैसे कंसिडर करेंगे? वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या होगा? क्या यहाँ पे 15(2)(b) इन्वोक हो जाएगा? और क्या ऐसे बोल सकते हैं कि जो सप्लायर की लाइबिलिटी थी वो मोल्ड्स एंड डाइज का खर्चा करने की, वो अमाउंट रेसिपिएंट ने पे कर दिया और वो रेसिपिएंट ने मोल्ड्स एंड डाइज खरीद लिया फ्री, और खरीद के लाके इसको फ्री ऑफ कॉस्ट में दे दिया। सप्लायर की लाइबिलिटी थी, रेसिपिएंट ने पे कर दिया, एंड दैट अमाउंट इज नॉट इंक्लूडेड इन द वैल्यू ऑफ सप्लाई। क्या इसको ऐड कर सकते हैं 15(2)(b) के हिसाब से जो फ्री ऑफ कॉस्ट में मोल्ड्स एंड डाइज दिए? तो इसके लिए मोल्ड्स एंड डाइज की वर्थ 30,000 है, तो क्या 30,000 को ऐड करेंगे 15(2)(b) के हिसाब से? तो इसके लिए यहाँ पे क्लैरिफिकेशन आया। क्लैरिफिकेशन ने इन्होंने 2 बात की है। मैंने वहां पे केस 1 और केस 2 लिखा है, यहाँ पे केस ए और केस बी हो गया, तो तुम समझ लेना। पहले वाले केस ए की बात करते हैं। इस केस ए में इन्होंने बोला अगर दोनों पार्टीज के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है ऐसा, जहां पे इन्होंने बोला मोल्ड्स एंड डाइज जो यूज किए जाएंगे वो मोल्ड्स एंड डाइज यूज किए जाएंगे विच आर ओन्ड बाय ओईएम, मतलब ओईएम अपने मोल्ड्स एंड डाइज ला करके इसको देगा और उसके बेसिस पे यहाँ पे हम लोग मैन्युफैक्चर करके देंगे। कॉन्ट्रैक्ट में बात हुआ था कि ओईएम के मोल्ड्स एंड डाइज यूज करेंगे, ऐसे केस में वो मोल्ड्स एंड डाइज लाके देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी या फिर लाइबिलिटी उसके ओईएम की थी, मतलब रेसिपिएंट की यहाँ पे लाइबिलिटी थी, सप्लायर की कोई लाइबिलिटी नहीं थी। और अगर सप्लायर की कोई लाइबिलिटी नहीं थी तो आप 15(2)(b) इन्वोक नहीं कर सकते। आप ये नहीं कह सकते कि सप्लायर की लाइबिलिटी थी और रेसिपिएंट ने पे कर दिया, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में बोला गया था कि वो मोल्ड्स एंड डाइज विच आर ओन्ड बाय ओईएम, मतलब रेसिपिएंट के लाए हुए मोल्ड्स एंड डाइज के बेसिस पे ही हम यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। तो रेसिपिएंट की लाइबिलिटी थी, ऐसे केस में 15(2)(b) इन्वोक नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर केस बी की बात करें, केस 2 की बात करें, जहां पे कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ऐसा लिखा हुआ था कि जब भी यहाँ पे कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर उस कंपोनेंट्स को मैन्युफैक्चर करके देगा
वो जो मोल्ड्स एंड डाइज यूज करेगा वो मोल्ड्स एंड डाइज होंगे बिलोंगिंग टू द कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर, मतलब कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर जो सप्लायर है उसी को मोल्ड्स एंड डाइज लेके आने होंगे। ये सप्लायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, सप्लायर की लाइबिलिटी थी, लेकिन मोल्ड्स एंड डाइज लाया किसने? ओईएम ने लेके आया, मतलब रेसिपेंट ने लेके आया। सप्लायर की लाइबिलिटी थी और यहाँ पे रेसिपेंट ने अमाउंट पे कर दिया थर्ड पार्टी को। तो ऐसे वाले ट्रांजेक्शन को, और वो मोल्ड्स एंड डाइज फ्री में दे दिए इसको, तो ऐसे वाले केसेस में डेफिनेटली ये एक सप्लायर की लाइबिलिटी थी। और ऐसे वाले केस में ये 30,000 रुपीज का जो भी वो मोल्ड्स एंड डाइज का वैल्यू था वो आप वैल्यू ऑफ सप्लाई में ऐड हो जाएगा, वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट बनेगा। अब आपको यहाँ पे दो केसेस दिख रहे होंगे। ये वाले साइड पे हमने देखा कि 1 लाख रुपए में कोई भी एडिशन नहीं होगा, और जो 1 लाख रुपीज है वही वैल्यू ऑफ सप्लाई हो जाएगा। 15(2)(b) के हिसाब से कोई भी एडिशन नहीं होगा, क्योंकि रेसिपेंट की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, रेसिपेंट की लाइबिलिटी, और उसने थर्ड पार्टी को पे कर दिया और मोल्ड्स एंड डाइज फ्री ऑफ कॉस्ट दे दिया, तो इसमें कोई भी एडिशन नहीं होगा। लेकिन अगर इस केस की बात करें दोस्त, तो यहाँ पे क्या हो गया? सप्लायर की लाइबिलिटी थी, वो कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर की लाइबिलिटी थी मोल्ड्स एंड डाइज लेके आने का। लेकिन मोल्ड्स एंड डाइज लाया कौन? मोल्ड्स एंड डाइज लाया ओईएम, रेसिपेंट। इसने थर्ड पार्टी को 30,000 रुपए दे दिए, वो मोल्ड्स एंड डाइज लाए और वो फ्री ऑफ कॉस्ट इसको दे दिए। ऐसे केस में सप्लायर की लाइबिलिटी थी, रेसिपेंट ने पे कर दिया और वो वैल्यू ऑफ सप्लाई में ऐड होगा। 30,000 रुपीज ऐड होंगे। इट वॉज नॉट इंक्लूडेड इन द प्राइस चार्ज बाय सप्लायर। 1 लाख प्लस 30,000 यहाँ पे वैल्यू ऑफ सप्लाई हो जाती है 1,30,000। ये पूरी डिस्कशन थी। यहाँ पे आ जाओ और इस केस को आप यहाँ से रीड कर लो। ये पूरा आपको ट्रांजैक्शन यहाँ से समझ में आ जाएगा। केस 1, केस 2, मतलब वहां पे केस ए और केस बी। ठीक है, अब आते हैं दूसरे वाले सर्कुलर पे। ये दूसरा वाला सर्कुलर क्या बात करता है? एयरलाइंस के बारे में बात करता है, एयरपोर्ट ऑपरेटर के बारे में बात करता है, पैसेंजर के बारे में बात करता है। ये लंबा सा सर्कुलर था, मैंने इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया। ट्रांजेक्शन 1 वर्सेस ट्रांजेक्शन 2। तुमको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, एकदम टॉप पे ट्रांजेक्शन 1 है, नीचे ट्रांजेक्शन 2 है। इसको समझने के लिए आप जब इसको ऐसे समझोगे ना, आपको चीजें ज्यादा क्लियर तरीके से समझ में आएंगी। अब देखो ट्रांजेक्शन में हो क्या रहा है। ट्रांजेक्शन में क्या हो रहा है? एक एयरपोर्ट ऑपरेटर तुमको दिख रहा है ऑरेंज कलर का, और दूसरा तुमको दिख रहा है पैसेंजर। इस केस में यहाँ पे कौन सी सर्विस होती है? एयरपोर्ट ऑपरेटर की अगर बात करें, आप एयरपोर्ट पे जब जाते हो तो आपको कोई भी पैसेंजर जब एयरपोर्ट पे जाता है तो उसको एयरपोर्ट एकदम क्लीन मिलता है, मेंटेन मिलता है, वहां पे सारी फैसिलिटीज पूरी प्रॉपर होती है, पानी मिल रहा है, लाइट मिल रहा है, सब कुछ है वहां पे प्रॉपर। वो एयरपोर्ट मेंटेन करने का काम एक एयरपोर्ट ऑपरेटर करता है, और वो ये काम जो करता है वो एक्चुअली एक सप्लाई ऑफ सर्विस है। एयरपोर्ट मेंटेन करके वो पैसेंजर को सप्लाई ऑफ सर्विस दे रहा है, और बदले में वो पैसेंजर से एक कंसिडरेशन लेता है। वो कंसिडरेशन का नाम आता है पीएसएफ एंड यूडीएफ, पैसेंजर सर्विस फी एंड यूजर डेवलपमेंट फी। ठीक है, तो ये सप्लाई ऑफ सर्विस है। डेफिनेटली यहाँ पे एक सप्लायर ने एक रेसिपेंट को यहाँ पे सप्लाई ऑफ सर्विस दी है, पैसेंजर रेसिपेंट है, और वहां पे वो कंसिडरेशन देता है। अब अगर ये सप्लाई ऑफ सर्विस है तो इसके लिए कोई एग्जेम्पशन बोला नहीं गया है, तो जो सप्लायर है उसको टैक्स पे करना होगा फॉरवर्ड चार्ज में, क्योंकि यहाँ पे कोई आरसीएम में हमने पढ़ा नहीं कि इसके लिए कोई आरसीएम अप्लाई होता है। तो टैक्स पे करना है फॉरवर्ड चार्ज में, जो सप्लायर एयरपोर्ट ऑपरेटर है उसी को टैक्स पे करना होगा। और रेसिपेंट यहाँ पे होता है पैसेंजर। तो अगर जीएसटी में रजिस्टर्ड है पैसेंजर तो वो वेरी वेल उसका आईटीसी ले सकता है। ये नॉर्मल ऐसा होना चाहिए, बट एक्चुअली होता क्या है यहाँ पे देखो। बस आपको यहाँ पे फर्क दिख रहा होगा, बीच में एक ब्लू कलर का एयरलाइंस करके यहाँ पे मैंने बीच में कॉन्सेप्ट डाला है। एयरलाइंस का रोल क्या है मैं आपको बता देता हूँ। वहां पे कंसिडरेशन हमने देखा था, कंसिडरेशन कभी भी डायरेक्टली पैसेंजर एयरपोर्ट ऑपरेटर को नहीं पे करता, वो कंसिडरेशन एयरलाइंस के थ्रू जाता है। जो एयरलाइंस होती है, जैसे मान लो इंडिगो एयरलाइंस है, ये जब अपनी टिकट के लिए टिकट का जो अमाउंट कलेक्ट करते हैं, टिकट का इनवॉइस देते हैं पैसेंजर को, उस टिकट के अमाउंट, टिकट इनवॉइस में वो पीएसएफ एंड यूडीएफ भी चार्ज करते हैं। तो पैसेंजर से वो 2 अमाउंट लेते हैं, एक अमाउंट होता है टिकट का और दूसरा अमाउंट होता है पीएसएफ एंड यूडीएफ का, जिसमें से टिकट का अमाउंट वो अपने पास रख लेते हैं, और पीएसएफ एंड यूडीएफ जो लिया था वो डायरेक्ट उधर एयरपोर्ट ऑपरेटर को वो पहुंचा देते हैं। तो ये कंसिडरेशन था जहां पे वो बस देना था उसको, ऐसा बीच में एयरलाइंस का और कोई काम नहीं था, बस यहाँ पे पीएसएफ एंड यूडीएफ लिया और एयरपोर्ट ऑपरेटर को दे दिया। तो क्या ऐसा करने से ट्रांजेक्शन का कोई चेंज हो जाएगा? क्या क्रक्स चेंज हो गया? नहीं, फिर भी ये सप्लाई ऑफ सर्विस है, जहां पे एयरपोर्ट ऑपरेटर सप्लायर है और पैसेंजर एक रेसिपेंट है, तो ये एक सप्लाई ऑफ सर्विस है। कंसिडरेशन अभी भी जा रहा है, बस ये है कि डायरेक्ट नहीं जा रहा है, एयरलाइंस के थ्रू जाता है, कोई क्रक्स चेंज नहीं होगा। जो सप्लायर है एयरपोर्ट ऑपरेटर, उसी को टैक्स पे करना होगा, उसी वही लायबल होगा टू पे जीएसटी, और जो रेसिपेंट है, जो पैसेंजर्स हैं, वही रेसिपेंट है, वही आईटीसी ले सकते हैं। यहाँ पे ऐसे थोड़ी बोल सकते हैं कि एयरलाइंस रेसिपेंट है। एयरलाइंस इज नॉट द रेसिपेंट, पैसेंजर इज द रेसिपेंट, और पैसेंजर को ही आईटीसी मिलता है अगर पैसेंजर जीएसटी में रजिस्टर्ड है तो। अब ये 4 पॉइंट्स है, 1 2 3 4, यही स्टेप है, और यही चीज हम लोग वहां पे जाके देखेंगे। अब जाकर के अब जब आप रीड करोगे आपको पूरा सर्कुलर समझ में आ जाएगा।
देखो सर्कुलर में क्या बोला। पहली बात, क्या ये ट्रांजैक्शन एक सप्लाई ऑफ सर्विस है? डेफिनेटली ये सप्लाई ऑफ सर्विस है, जहां पे एयरपोर्ट ऑपरेटर यहाँ पे एयरपोर्ट मेंटेन करने की सर्विस दे रहा है, एयरपोर्ट की अच्छी फैसिलिटी की सर्विस दे रहा है पैसेंजर्स को, और वही ट्रांजैक्शन सप्लाई है एंड इट इज लायबल फॉर जीएसटी, उस पर जीएसटी पे किया जाएगा। पॉइंट नंबर टू, अगर जीएसटी पे करना है तो कौन पे करेगा? जो एयरपोर्ट ऑपरेटर है, जो सर्विस दे रहा है, जो सप्लायर है, उसी को टैक्स पे करना होगा। पॉइंट नंबर 3, हु कैन अवेल द आईटीसी? रेसिपिएंट कौन है यहाँ पे? एयरलाइंस रेसिपिएंट है? नहीं भाई, यहाँ पे जो रेसिपिएंट है वो पैसेंजर है, एंड इफ पैसेंजर इज रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी तो पैसेंजर उसका आईटीसी ले सकता है। पॉइंट नंबर 4, व्हाट विल बी द ट्रीटमेंट ऑफ पीएसएफ एंड यूडीएफ इन द हैंड्स ऑफ एयरलाइंस? एयरलाइंस के हाथ में वो पीएसएफ एंड यूडीएफ क्या कर रहे हैं? कुछ भी नहीं कर रहा है, वो बस पीएसएफ एंड यूडीएफ कलेक्ट करते हैं और वो अमाउंट दे देते हैं एयरपोर्ट ऑपरेटर को। तो यहाँ पे एयरलाइंस के हाथ में पीएसएफ एंड यूडीएफ का कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है, क्योंकि वो पीएसएफ एंड यूडीएफ उनके हाथ में रहता ही नहीं है। वो जैसे ही कलेक्ट करते हैं पैसेंजर से, वैसे ही वो सेम टू सेम अमाउंट उस एयरपोर्ट ऑपरेटर को दे देते हैं। ठीक है, तो ये पूरी बातें थी ट्रांजैक्शन 1 की, इसमें कोई भी अब आपको कंफ्यूजन होगा ही नहीं। लेकिन अब एक पॉइंट यहाँ पे फिर भी रह गया है जो ट्रांजैक्शन 2 में कवर्ड होगा, पॉइंट नंबर 5। अब एक बात समझो, आपको ये देखो 2 मिनट में आप खत्म हो जाएगा। यहाँ पे आपको 2 पार्टीज दिख रही है, ऑरेंज वाला एयरपोर्ट ऑपरेटर और ब्लू वाला एयरलाइंस। यहाँ पे एक ट्रांजैक्शन में अगर आप नोटिस करो तो रोल रिवर्सल हो गया। अब एयरपोर्ट ऑपरेटर एक रेसिपिएंट है और सप्लायर है एयरलाइंस। यहाँ पे क्या हो रहा है एक बात समझो, एयरलाइंस ने बोला अगर मैं यहाँ पे पैसेंजर से पीएसएफ एंड यूडीएफ कलेक्ट कर रहा हूँ और आपको दे रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं कोई ऐसे आपके लिए दान धर्म का काम नहीं कर रहा हूँ, मेरे पास फ्री टाइम नहीं है। एयरलाइंस बोल रहा है आपके बिहाफ पे किसी से पीएसएफ एंड यूडीएफ कलेक्ट करना और आपको देना, ये मेरे लिए एक सप्लाई ऑफ सर्विस का काम है। मैं आपको सप्लाई ऑफ सर्विस दे रहा हूं और एयरपोर्ट ऑपरेटर मुझे आपसे एक कंसिडरेशन चाहिए, तो ये एक सप्लाई ऑफ सर्विस दे रहा है। एयरपोर्ट ऑपरेटर रेसिपिएंट है, वो इसको कंसिडरेशन देगा। दिस बिकम्स अ ट्रांजैक्शन व्हिच इज लायबल फॉर जीएसटी। सप्लायर कौन है? एयरलाइंस है, और सप्लायर इज लायबल टू पे जीएसटी, क्योंकि ना तो इसके लिए कोई एग्जेम्पशन है, ना ही इसके लिए बोला गया कि आरसीएम में रेसिपिएंट को टैक्स पे करना है। तो टैक्स भी पे किया जाएगा और फॉरवर्ड चार्ज में सप्लायर एयरलाइंस को टैक्स पे करना होगा। जो रेसिपिएंट है एयरपोर्ट ऑपरेटर, वो इसका आईटीसी वेरी वेल ले सकता है। तो अब इस ट्रांजैक्शन को आप देखो, ये ट्रांजैक्शन 2 था, ये पॉइंट नंबर 5 था। ये पूरी एयरलाइंस वाला कॉन्सेप्ट जो था, हमने 1 2 3 4 5 वाली चीजें अब देख ली। इसी के साथ पूरा यहाँ पे वैल्यू ऑफ सप्लाई चैप्टर का रिवीजन खत्म होता है। आई होप ये सारी चीजें तुमको समझ में आई होंगी। अच्छे से करना, इस पूरे चैप्टर को रिवाइज करना, ऐसे फटाफट से सारे रिवीजन वीडियोस मैं लेके आता रहूंगा। स्टे ट्यून्ड टू दिस चैनल, सब्सक्राइब एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, एंड बस लगे रहो, अच्छे से पढ़ाई करो, तुम्हारा एग्जाम सब बस पास में ही आ रहा है। एंड ऑल द वेरी बेस्ट, सी यू सून, बाय।